उस सुबह मैं आंगन में पीतल के केतली से चाय डालकर बैठा था। रात की फुहार के बाद मिट्टी में जो नमी ठहरती है वही गंध हवा में घुली हुई थी। तुलसी के पत्तों पर मोती जैसे पानी के कण चमक रहे थे और दूर मंदिर से घंटियों की आवाज धीमे धीमे आती थी, जैसे किसी थकी धड़कन का भरोसा। हथेलियों में कप की गर्मी थी, पर उंगलियों के जोड़ जमे हुए लगते थे। बरसों के काम, उठापटक, सामान ढोना, दुकान खोलना बंद करना, सब कुछ इन उंगलियों ने झेला था। अब वे खामोश साक्षी थीं, जैसे मेरी तरह बोलना भूल गई हों। घर के भीतर से कदमों की आहट आई। वह आहट मेरे लिए अपरिचित नहीं थी, पर उस सुबह उसमें एक प्रकार की जल्दबाजी, एक असहज अकड़ थी। वह मेरे इकलौते बेटे की चाल थी, वही जो कभी मेरे कंधों पर बैठकर मेले में गुब्बारे मांगता था, वही जो स्कूल से लौटते हुए मिट्टी पर नाम लिखता था और मेरे नाम के आगे एक छोटा सा सूरज बना देता था। मैं कप फूंक कर पीने ही वाला था कि वह पास से निकल गया। चेहरे पर नींद की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में ठंडा निर्णय। उसने कुछ कहा जिसे मैंने शब्द दर शब्द नहीं, अर्थ दर अर्थ सुना। उसने यह कहा कि अब वह मुझे खिलाने का बोझ नहीं उठा सकता। उसकी आवाज में न शिकायत थी, न करुणा, बस एक निर्णय का पत्थर जो मेरी गोद में आकर गिर पड़ा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। चाय की भाप आंखों में लगी और मेरी पलकें नम हो उठीं। ये नमी चाय की थी या भीतर से उठी किसी याद की, मैं पहचान नहीं पाया। आंगन की कच्ची मिट्टी पर रेंगती चींटियां मेरे पैर के पास आईं, जैसे किसी छोटे से जुलूस का रास्ता भटक गया हो। मैं उन पर पैर उठाकर नहीं बैठा। मुझे लगा, आज जो कुछ भी टूट रहा है उसमें मैं किसी और को भी क्यों चोट पहुंचाऊं। उसके बाद रसोई में स्टील के बर्तनों की आवाज आई, जैसे कोई अदृश्य हिसाब किताब हो रहा हो। कितनी प्लेटें, कितने कप, कितने चम्मच, किसे क्या मिलना है, किसे क्या नहीं। मैं कुर्सी पर ही अड़ा रहा। मेरी पीठ की हड्डियों में एक पुराना दर्द चढ़ आया, वही जो बरसात के दिनों में कई सालों से उठ खड़ा होता है। और ऐसे ही दिनों में मैं अपने पिता को याद करता हूं। उनकी झुकी पीठ, कंधों पर टगा बोरा, सूखी नदी की रेत में ढंसते पांव। वे कहते नहीं थे कि थक गए हैं, बस सांस यूं लेते मानो खेत की मेड़ पर रखी प्यास से जूझती बाल्टी हों। मैंने अपने लिए कभी बहुत नहीं चाहा। जब जवान था तब मेहनत मांगी, मिल गई। स्टेशन पर बोरियां उतारना, पटरियों के लिए पत्थर ढोना और रात को फुटपाथ पर चादर फैलाकर आसमान गिनना। उसी आसमान में मैंने अपने बेटे का चेहरा देखा था। मैंने चाहा कि वह भूखा न सोए, वह पसीने की गंध को अक्षर दर अक्षर न पड़े। इसी चाहत ने मुझे शहर की ओर धकेला। मैंने पुराना बैग उठाया, गांव के पीपल को छुआ और ट्रेन की खिड़की से खेतों को पीछे जाते देखा, जैसे मेरा अतीत छोटी छोटी खिड़कियों में बंटता जा रहा हो। शहर में शुरुआती सालों में मैंने बाजार की सड़कों की गणित सीखी। सुबह कहाँ से दूध आएगा, किस ठेले वाले की बोलचाल में भरोसा है, किस ग्राहक को नमस्कार से पहले मुस्कान चाहिए। एक छोटी कपड़ों की दुकान खड़ी हो गई, जैसे किसी सूखी जमीन पर अचानक हरियाली उगाई हो। मैंने फटी रजाई में सुई डालकर मौसम काटा और बेटे के लिए गर्म स्वेटर खरीदा। उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म के बटन मैंने खुद लगाए, ताकि यदि कोई बटन टूटे तो उसे लगे नहीं कि उसके पास विकल्प नहीं है। उसे किताबें दिलाईं और सपनों के लिए कुछ सफेद पन्ने अलग रख दिए, वो पन्ने जिन पर मैं उसका भविष्य लिखना चाहता था। वक़्त का पहिया घूमता रहा। बेटा बड़ा हुआ, पढ़ा, नौकरी मिली और फिर शादी। घर में नए बर्तनों की खनक, हल्दी की खुशबू और दीवारों पर ताज़ा चुना, जैसे बूढ़ी दीवार को उजाला पहनाया गया हो। शुरू में सब ठीक था, पर धीरे धीरे एक अजीब सा परिवर्तन रेंगता हुआ भीतर तक आ पहुंचा। वह परिवर्तन आंखों के इशारों में, छोटी छोटी चुप्पियों में और खाने की मेज पर मेरे लिए बनी जगह के सिकुड़ जाने में था। हल्की सी अनदेखी जो पहले दिन के थकान जैसी लगती थी, अब एक आदत बनने लगी थी। रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर मैंने कई बार देखा कि चाय 2 कपों में बराबर बराबर भरती है, तीसरा कप आधा रह जाता है। मैं सोचता, आज शायद चीनी कम है, दूध कम है, समय कम है, और ऐसे हर बहाने में मैं खुद को ही थोड़ा थोड़ा कम करता गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। मैंने अपने कमरे के पुराने संदूक में अपनी बुजुर्गी के कागज संजोए, कुछ पेंशन के पेपर, कुछ दुकान के बचे खुचे बिल और घर की रजिस्ट्री की फोटोकॉपी।
जो पीले पड़ते कागज की त्वचा पर पतली लकीरों की किसी हथेली जैसी लगी। जब दुकान कमजोर होने लगी, मैंने अपने हाथों की पकड़ ढीली की। नई दुकानों की रोशनी, ऑनलाइन की दुनिया और तेजी से बदला बाजार, ये सब मेरे लिए उस बस की तरह थे जो सामने से निकल जाए और मैं हाथ हिलाता रह जाऊं। ये स्वीकार करने में मुझे शर्म नहीं, पर थकान जरूर हुई कि मैं दौड़ में पीछे रह गया था। मैंने अरसे पहले मान लिया था कि मेरे लिए अब सुबह चाय, मंदिर की घंटियां और आंगन का तुलसी ही काफी है। पर उस सुबह जो हुआ, वह थकान का नहीं, अपमान का दिन था। यह वह दिन था जब पुरानी दीवार में बालू अलग हो गई और ईंटों के बीच की जुड़न टूट गई। उसने जो अर्थ मुंह तक पहुंचाया, उसमें परिवार का हिसाब था, खर्च की सूचियां थीं और मेरे होने ना होने का मूल्य था। किसी सूची में मेरा नाम नीचे के हिस्से में, उस लाइन में था जहां लोग गैर जरूरी चीजें काट देते हैं। ये मैं पहली बार नहीं समझ रहा था, ये मैं पहली बार स्वीकार कर रहा था। मैं जान गया कि मेरे होने से यहां रसोई की गैस जल्दी खत्म होती है, दाल ज्यादा पकानी पड़ती है, बत्ती थोड़ी देर ज्यादा जलती है और जगह थोड़ी कम पड़ती है। और जहां जगह कम पड़ती है, वहां समय के साथ आदर भी सिकुड़ जाता है। मैं कुर्सी से उठकर आंगन की मिट्टी पर नंगे पांव खड़ा हुआ। धूप अब थोड़ी तेज हो गई थी और गीली मिट्टी को ऊपर से एक पतली परत सूखापन ढक रहा था। नीचे नमी, ऊपर रूखापन, ठीक वैसा जैसा घर के भीतर का मौसम। मैंने तुलसी में पानी डाला, दोनों हथेलियों से पत्तों की ओर हल्का सा नमस्कार किया। मन में कोई शब्द नहीं था, बस एक लंबी सांस जो भीतर तक उतरकर पुराने दिनों की राख को छू आई। मुझे याद आया, मेरे पिता जब थककर घर लौटते तो कुएं के पास बैठ जाते। वे कुछ नहीं कहते, उनके बैठने भर से शाम को समझ आ जाता कि आज खेत ने आदमी पर जीत हासिल कर ली है। मैं भी वैसा ही बैठ गया, जैसे मेरे भीतर का खेत मुझसे मेरी ताकत ले गया हो। भीतर से बर्तनों की खनक रुकी, चूल्हे की गैस का क्लिक हुआ, फिर शांत। मुझे लगा घर अपनी सांस रोककर खड़ा है, हर ईंट किसी फैसले की गवाही दे रही है। शायद वहीं कहीं रसोई के कोने में, अलमारी की ऊपरी सतह पर, धूल की महीन परत में मेरे हिस्से का नाम लिख दिया गया है और उसके आगे छोटा सा दाग लगा दिया गया है। इसको हटाना है। मेरे कानों में दूर से आती अजान की सरगम और घंटियों की ताल मिल रही थी। शहर अपने ढंग से मुझे किसी और राग में ले जा रहा था, जहां शब्द नहीं, ध्वनियां बोलती हैं। मैंने उस दिन कोई सवाल नहीं पूछा, मैंने कोई कारण नहीं मांगा। मैं इतने वर्षों में कारणों के पार निकल आया था। जीवन में मैंने सीखा है कि बहुत सारे कारण अंततः एक ही दरवाजे पर ले जाते हैं। वह दरवाजा जहां आदमी अपने लिए जगह मांगता है और दूसरा आदमी अपने लिए खाली जगह। दोनों सही लगते हैं, दोनों गलत लगते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि किसके पास चाबी है और किसके पास थकी उंगलियां। उस सुबह चाबी मेरे पास नहीं थी, बस ये उंगलियां थीं जिनसे मैं अब भी चाय का कप उठाए था, जैसे किसी पुरानी आदत को आखिरी बार निभा रहा हूं। मैं अपनी कमरे की ओर लौटा, लकड़ी के संदूक का ढक्कन उठाया। कागजों की खुशबू में पुराने दिनों की नमी बसी थी। मैंने घर के नक्शे की फोटोकॉपी को हथेली में थाम कर देखा। कागज की सिलवटें समय की नसों जैसी थीं। मैंने उंगली से उन नसों को पीछा किया, जैसे यह पता लगा रहा हूं कि इस घर में मेरा रक्त कहां कहां तक बहा है। दीवारों की प्लास्टर में, दरवाजों की कुंडियों में, रसोई के धुएं में और आंगन की मिट्टी में। मैंने पलटकर अपना छोटा तिजोरी खोली, जिसमें कुछ दस्तावेज, कुछ बैंक के पासबुक और एक पुराने देवता की फोटो थी। देवता की आंखें शांत थीं, इतनी शांत कि मैं अपनी बेचैनी से शर्मिंदा हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, पर मन के भीतर एक पत्थर खिसक गया। वह खिसकना सुनाई नहीं देता, पर जमीन बदल देता है। मैंने पासबुकों के बीच एक पेन रखा और नक्शे की फोटोकॉपी के पीछे तारीख लिख दी। मैंने खुद से नहीं पूछा कि तारीख क्यों लिख रहा हूं। शायद समय की पीठ पर उंगली रखने से मन को भरोसा रहता है कि कुछ तो दर्ज हुआ। वही भरोसा था जो मुझे बरसों से चलाता आया। जब स्टेशन पर रातें लंबी होती, जब दुकान का ताला लगाते वक्त अकेलापन थोड़ा ज्यादा कसता, जब त्योहार की भीड़ में मेरा थका चेहरा कहीं खो जाता, भरोसा कि मैं अपने बेटे को भूखा नहीं सोने दूंगा। और आज उसी भरोसे ने अपना सिर झुका लिया। बाहर आंगन में हवा बदली, धूप अब दीवार पर ऊपर चढ़ गई थी। मैं दरवाजे के चौखट पर खड़ा होकर शहर की आवाजें सुनने लगा। सब्जी वाले की पुकार, स्कूटर की खड़खड़ाहट, पास के स्कूल से बच्चों की किलकारी
और दूर कहीं से आती ट्रेन की सीटी। इस शहर ने मुझे पहचान दी थी, पर अब लगता है उसी पहचान के भीतर एक छोटा सा अंधेरा बन गया है, जहां मेरा नाम धुंधला धुंधला लिखा है। मैंने आंखें मूंद लीं और एक धीमी प्रार्थना की, न किसी के खिलाफ न अपने पक्ष में, बस इतनी कि आज की शाम बिना तूफान के ढले और रात मुझे कोई कठोर सपना न दे। उस सुबह जब भीतर शब्दों ने काम करना छोड़ दिया था, मैंने अपनी सांसों को काम पर लगा दिया। हर सांस में मैंने एक पुरानी स्मृति उठाई, बेटे की पहली स्कूल ड्रेस, पहली बार दुकान की चाबी उसके हाथ में देना, घर की छत पर पतंग उड़ाते हुए उसकी हंसी, और बारिश में भीग कर लौटते वक्त उसके लिए गर्म खाना परोसना। ये स्मृतियां किसी गठरी की तरह थीं, जिसे मैं पीठ पर बांधकर वक्त के पहाड़ पर चढ़ता रहा हूं। और अब जब पहाड़ खत्म होने को है, तो नीचे की उतराई दिख रही है, पत्थरों से भरी, फिसलन भरी, पर कहीं न कहीं एक समतल जगह का वादा भी करती हुई। मैंने कप खाली किया और आहिस्ता से केतली में बचे पानी को देखा। तलहटी में कुछ पत्तियां ठहरी थीं, जैसे आखिरी बातें जो कहीं नहीं गईं। मैंने केतली रख दी। मन में कोई शोर नहीं था, बस एक निर्णय के आकार की खामोशी, अभी नामहीन, अभी बेरंग, पर धीरे धीरे उसके किनारे उभर रहे थे। मैंने अपने भीतर से कहा कि मैं आज भी कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस सिर झुका लूंगा। पर यह झुकना हार का नहीं होगा, यह एक ऐसे बीज का झुकना होगा जो भूमि की नमी पहचानता है और सही मौसम तक मुंह उठाने का इंतजार करता है। मैं चौखट से हटकर कमरे में लौटा, संदूक का ढक्कन बंद किया और भीतर की खिड़की खोल दी। बाहर से आती हवा में गीली मिट्टी, मसाला चाय और मंदिर के धुएं का मिला जुला रंग था, एक ऐसा रंग जो आंखों से कम आत्मा से ज्यादा दिखता है। मैंने उस रंग को अपने भीतर उतरने दिया, और तब कहीं जाकर मुझे महसूस हुआ कि सुबह बीत चुकी है, दिन शुरू हो चुका है, और मेरी उम्र के इस मोड़ पर, जहां लोग सहारा ढूंढते हैं, मुझे एक अलग किस्म का सहारा मिल रहा है, खामोशी का, धैर्य का, और उन कागजों का जिन पर समय की नसें साफ दिखती हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया, पर भीतर कहीं, बहुत भीतर, एक धीमी सी रोशनी जली, जैसे किसी पुराने घर के अंधेरे कमरे में अचानक खिड़की की दरार से सूरज का महीन कण उतर आए। उस रोशनी में मैं खुद को स्पष्ट देखने लगा, झुर्रियों का नक्शा, थकी आंखों की सच्चाई, और उस सच्चाई के पीछे खड़ा मेरा आत्मसम्मान, जो अब तक मौन था, पर मौन ही उसकी भाषा थी। मैंने समझ लिया कि इस भाषा में ही आगे सब लिखना है, धीरे धीरे, बिना शोर, बिना आरोप, पर इतने स्पष्ट अक्षरों में कि समय भी उन्हें मिटा न सके। उस दिन की चुप्पी मेरे भीतर कुछ खोल गई, जैसे पुराने संदूक के नीचे सालों से दबा कोई कागज अचानक सांस लेने लगे। मैं सुबह की चाय के बाद अक्सर मोहल्ले की गली में धीमे धीमे चला करता हूं, पर उस दिन कदमों ने भी मुझे टाल दिया। अंगूठों में हल्की सी खिंचाव थी, और घुटनों की पुरानी किरकिराहट हर मोड़ पर मुझे याद दिला रही थी कि उम्र ने अब मेरे शरीर को अपने कड़े नियम पढ़ा दिए हैं। फिर भी मैं चौखट पर खड़ा रहा और बाहर की दुनिया को भीतर आने दिया। सब्जी वाले की पुकार, दूधिये की साइकिल की घंटी, पास के घर की रसोई से आती तड़के की आवाज, और कहीं दूर स्टेशन की पटरी पर सरकती मालगाड़ी की अनदेखी खड़खड़ाहट। मुझे मालगाड़ी से हमेशा अपनापन रहा है। वह बोझ उठाती है, शिकायत नहीं करती, जहां रात मिलती है वहां तक अपने को खींच ले जाती है। घर के भीतर की चाल ढाल अब साफ साफ बढ़ती जा रही थी। एक हिस्सा जो उनका था, उजला, व्यवस्थित, तेज, और दूसरा हिस्सा जो मेरा था, धीमा, थका, किनारे पर रखा हुआ। रसोई में मसाले की खुशबू उठती तो नथुनों में पुराना त्योहार उतर आता, जिसमें मैं अपने हाथों से गुड़ काटता, तिल भूनता, और बेटी नहीं होने के कारण पड़ोस की छोटी लड़कियों को लड्डू बांटता। अब वही रसोई मेरे लिए किसी संग्रहालय की तरह हो गई थी, जैसे शेल्फ पर रखी चीजें मेरे स्पर्श को स्वीकार नहीं करती। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया, हाथ धोए और अपने कमरे की बत्ती बुझा दी, जैसे रोशनी का एक छोटा हिस्सा बचाकर रखा जा सके भविष्य की किसी शाम के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब अर्जुन छोटा था, मैं दुकान से लौटकर उसे गोद में लेकर छत पर ले जाता। उसने एक बार आसमान में चांद की तरफ उंगली उठाकर कहा था, उसने नहीं कहा, पर उसकी आंखों के हर्ष में यही लिखा था कि चांद को छू लूंगा। तब मैंने तय किया था कि उसके लिए रास्ते बनाऊंगा, ताकि उसे मिट्टी में पैर गाड़ कर नहीं, खुली जमीन पर चलते हुए
अपनी मंजिल तक पहुंचना हो। उसकी पढ़ाई, उसके जूते, उसके खेल, हर जगह मैंने अपनी थकान को किसी काम में लगा दिया। मेरे हाथों में छाले थे, पर उसकी हथेली हमेशा मुलायम रहे। यह मेरा छोटा सा गर्व था। मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा। मैंने बस सिर झुका लिया और अपनी हड्डियों को आगे बढ़ते रहने का आदेश दिया। शादी के बाद घर में आए नए बर्तनों की चमक धीरे धीरे चीजों पर नहीं, आंखों पर चढ़ने लगी। नया फ्रिज, नई प्लेटें, नए पर्दे, कमरे में वह हल्का सा इत्र जो कपड़ों के साथ आता है और शाम तक देह पर टिका रहता है। शुरुआत में मुझे यह सब घर की किस्मत लगते थे। फिर कहीं किसी मोड़ पर इन चीजों का मालिकाना भाव बढ़ा और मेरा हिस्सा घटता गया। मैं खाने की मेज पर देर से बैठता ताकि उनके हिस्से के बाद जो बचे वही अपने लिए ले लूं। मुझे लगा शायद भूख कम हो गई है। असल में मेरी भूख ने धीरे धीरे अपने को समझदार बना लिया। जितना मिले उतना ही मांगना सीख लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस सिर झुका लिया और उंगलियों से प्लेट के किनारे पर चिपकी दाल की लकीरें छीलकर खा लीं, जैसे किसी पुरानी आदत को निभाते हुए समय का कर्ज चुका रहा हूं। गांव से भतीजा साल में 1-2 बार आता। वह आंगन में बैठकर अपने मोबाइल से किसी ऐप पर वीडियो दिखाता। खेतों में नई मशीनें, शहर में खुले नए मॉल, और वे लोग जो कम बोलते हैं पर तेज तेज चलते हैं। मैं मुस्कुरा देता। मेरे भीतर कहीं एक सूखा कुआं है जिसमें कभी कभी बारिश का पानी भरता है। तकनीक, तरक्की, नए तरीके, ये सब उस कुएं के किनारे गिरती बूंदों की तरह हैं। भरते ही नहीं। मैं किसी को दोष नहीं देता। दुनिया बदलती है। आदमी अगर अपनी उम्र के साथ बदलना सीख जाए तो उसका सूरज ढलते वक्त भी नरम रहता है। मैंने कोशिश की थी। दुकान में कार्ड मशीन लाई, ऑनलाइन ऑर्डर लिखना सीखा, पर आंखों की रोशनी बार बार स्याही पर धुंधला जाती। एक दिन मैंने मशीन की रसीद उलटी लगा दी और ग्राहक हंसा। मुझे भी हंसी आई, पर दिल में एक महीन सी दरार उभर आई जो रातों को बत्ती बुझाने के बाद दीवार पर पड़ी छाया में दिखती। घर के सामने जो नीम का पेड़ है, उसकी छांव में बैठने का मेरा समय दोपहर था। वहां गली के बूढ़े मिलते। किसी का बेटा दुबई में है, किसी की बहू टीचर है, किसी का पोता स्कॉलरशिप पर विदेश। हम सब अपने अपने गर्व में छोटी छोटी गांठें बांध कर बैठते और कभी कभी उन गांठों को उंगली से छेड़ते, मानो देख रहे हों कि कितनी कसावट रह गई है। मेरे पास गर्व उसी पुराने रूप में था। मेरे बेटे की शिक्षा, मेरी दुकान की ईमानदारी, और यह घर जिसकी रजिस्ट्री मैंने अपने हाथ से पकड़कर करवाई थी। कभी कभी मैं मन में यह गणित करता कि जब मैं न रहूं तो यह घर उसके काम आएगा। आंधियों के समय दीवार, धूप के समय छत, और अपनी इज्जत के समय पते की तरह। गणित सरल था, नीयत साफ थी, पर नीयत भी समय के साथ यदि अकेली रह जाए तो वह लकड़ी की नाव हो जाती है। पानी पर तैर सकती है, पर तेज धारा में टिकती नहीं। उसी गणित के बीच धीरे धीरे भाषा बदलने लगी। हमारा कम हुआ, मेरा बढ़ा। जो कमरे कल सबके थे वे आज अल्प विरामों में बंट गए। यह उनके लिए, यह मेहमान के लिए, और यह जो मेरे हिस्से का था वह स्टोर रूम के नाम पर किसी पुराने त्योहार की तरह पैक कर दिया गया। मैंने अपने कपड़ों की गठरी को छोटा किया, पगड़ी की पुरानी तहें खोलकर नई तहें बनाई ताकि जगह बचे। किताबें जिनकी पीठ टूट चुकी थी उन्हें ईश्वर की फोटो के नीचे रख दिया। धूल कम बैठे। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस सिर झुका लिया और अपनी जगह को अपनी तरह से व्यवस्थित किया। कम पर साफ, छोटा पर अर्थपूर्ण। त्योहारों के समय घर में रोशनी अब भी लगती थी, पर वह रोशनी मेरे कमरे की दहलीज पर आकर पतली हो जाती। मेरी उंगलियां अब भी मोदक के खोल बना सकती थीं, पर रसोई में मेरे घुसते ही चम्मचों की खनखनाहट रुक जाती और अलमारी का दरवाजा आधा बंद हो जाता। मैं समझदार हो गया था। मैंने अपने लिए चूल्हे के ठंडे होने का समय चुन लिया। जब सब खा लेते तब मैं अपने लिए चुपचाप रोटी सेंक लेता और चटनी में उसका किनारा डुबोकर खाता। वही चटनी जो किसी समय घर की खुशबू हुआ करती थी, अब मेरे हिस्से का स्वाद बन गई थी। हल्की तीखी, हल्की मीठी, और बीच बीच में कड़वी, जैसे यादें। बैंक की कतारों में खड़े रहना अब मेरे शरीर का अभ्यास बन गया था। पेंशन की छोटी राशि, पासबुक की नीली स्याही, और काउंटर के पार बैठी लड़की जो विनम्र थी पर जल्दी में। मैं हस्ताक्षर करने से पहले उंगलियों को थामता ताकि कागज पर मेरा नाम नहीं, मेरी पूरी उम्र उतर सके।
कभी कभी सामने की खिड़की से धूप सीधे कागज पर गिरती और अक्षर चमक जाते। तभी मुझे लगता कि अभी भी मैं कागज पर मौजूद हूं, मिटाया नहीं गया। उसी धूप में एक दिन मेरे पास वाले काउंटर पर एक बुजुर्ग गिरे। लोग दौड़े, किसी ने पानी लाया, किसी ने पंखा किया। उस हलचल में मैंने देखा कितनी आसानी से हम गिरते हैं और कितनी हिम्मत से उठाए जाते हैं। घर लौटते वक्त मैंने सोचा, क्या एक दिन मेरे गिरने पर भी कोई दौड़ेगा? मैंने अपने भीतर से कहा, जरूरी नहीं। सबसे जरूरी है कि गिरने से पहले आदमी अपनी रीढ़ सीधी रखे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया और 5 धीमी सांसें लीं। मेरी बहू की सुबहें तेज होती हैं, कदमों में जल्दबाजी, चीजों की सूची, फोन पर किसी से धीमी बातचीत। मैं उसकी पीठ पर बोझ नहीं रखता। कभी कभी वह पास से गुजरती और मेरी ओर हल्की सी मुस्कान फेंक देती, जैसे अनुग्रह का सिक्का। मैं उसे लौटाता नहीं, मुस्कान को अपनी जेब में रख लेता हूं और शाम को मंदिर से लौटते समय उसे किसी अनदेखे दान पात्र में डाल आता हूं, क्योंकि मुझे डर है कहीं यह सिक्का जाली ना हो और मैं उसे अपना सौभाग्य समझकर खर्च कर दूं। यह डर मेरा अपमान नहीं, मेरा बचाव है। मैंने वर्षों में सीखा है कि बड़ों की इज्जत उनके शब्दों में नहीं, उनके संयम में रहती है, और संयम की भाषा अक्सर चुप्पी होती है। गली के कोने पर पान वाले से मेरी पुरानी दोस्ती है। वह अब कम चूना लगाता है, क्योंकि वह जान गया है कि मेरी जीभ कड़ी चीजों से डरती है। वह मौसम पूछता, मैं सिर हिलाता। कभी कभी वह अखबार में किसी दुर्घटना की खबर सुना देता। मैं उन खबरों में अपने जीवन का कोई पन्ना खोजने की कोशिश करता कि क्या कहीं लिखा है कि बूढ़े आदमी की इज्जत किस जेब में रखी जाए। नहीं मिलता। अखबार में नए पुल, टूटी सड़कें, बढ़ती कीमतें, घटती बारिश, सब होता है, पर इज्जत की खबर नहीं होती। इज्जत घरों के भीतर जन्मती है और वहीं मरती है, बिना शोर, बिना जुलूस। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक सुपारी दांतों में फंसी रह गई, जिसे मैंने जीभ से किनारे कर लिया, जैसे किसी शब्द को बोलने से पहले ही अपने भीतर सुखा देना। उस शाम जब मैं लौटकर आंगन में बैठा तो बादल अचानक घिर आए। हवा में मिट्टी की महक तेज हो गई और तुलसी के पत्ते हिलकर एक दूसरे से छोटे छोटे रहस्य कहने लगे। मुझे बारिश हमेशा सच्ची लगती है। वह दिखावा नहीं करती, जहां पड़ती है वहां अपने निशान छोड़ती है। भीतर कहीं इच्छा जगी कि आज की बारिश में मैं भी अपना एक छोटा निशान छोड़ दूं, ऐसा जो किसी के पैरों में चुभे नहीं, पर उसे याद दिला दे कि मैं यहां हूं। मैंने कमरे में जाकर संदूक खोला, कागजों के नीचे रखी एक छोटी लाल डायरी निकाली, जिसमें मैंने सालों पहले खर्चों की सूची लिखी थी। चावल, दाल, तेल, स्कूल की फीस, डॉक्टर की दवा। हर पन्ने पर मेरा नाम नहीं था, पर मेरा होना था। मैंने डायरी के आखिरी खाली पन्ने पर तारीख लिखी और नीचे 3 शब्द, मैं यहां हूं। मैं लौटकर चौखट पर बैठा रहा। बारिश शुरू हो गई। पहले बूंदें विरलीं, फिर घनी। आंगन की मिट्टी पर छोटे छोटे गड्ढे भरने लगे। उन गड्ढों में आसमान की उलटी तस्वीरें बनतीं और मिटतीं। मुझे याद आया, जब अर्जुन छोटा था वह इन्हीं गड्ढों में अपनी उंगली से नाव बनाता और मैं हथेली से हवा देकर उसे धक्का देता। अब हवा अपने आप चल रही थी और नावें बिना धक्का के भी आगे बढ़ रही थीं। मुझे किसी धक्के की जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ किनारे की मजबूती चाहिए थी। मैंने अपनी एड़ियों को जमीन में थोड़ी और टिकाया और भीतर की सांसों को लंबा किया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। पर इस बार सिर झुकाना समर्पण नहीं, तैयारी थी। जैसे किसान बीज डालने से पहले मिट्टी को छूता है, उसकी गर्मी पहचानता है और फिर सही मौके पर हाथ भर ऊंचाई से बीज छोड़ देता है, ताकि मिट्टी उसे अपनी तरह से स्वीकार करे। रात गहरी हो चली थी। घर के भीतर बत्तियां एक एक करके बुझती गईं। मैं अपने कमरे में लौटा, खिड़की पर हाथ रखा और बाहर की गीली हवा को हथेली में घुलने दिया। नींद आने से पहले मैंने अपने भीतर एक सीधी रेखा खींची, अतीत और वर्तमान के बीच। उस रेखा के इस तरफ धैर्य था, उस तरफ निर्णय। मैं जानता था कि सुबह जब आंख खुलेगी तो वह रेखा सड़क बन चुकी होगी, और सड़क चाहे कितनी भी संकरी हो, मेरे कदम उसे पहचान लेंगे, धीमे धीमे पर बिना लड़खड़ाए। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया और पहली बार अनेक वर्षों में मुझे लगा कि मेरी चुप्पी किसी खाली कमरे की गूंज नहीं, एक ठोस दीवार है जिस पर कल कोई दस्तक देगा और मैं दरवाजा अपने तरीके से खोलूंगा। सुबह की रोशनी अब जल्दी जल्दी दीवार पर चढ़ जाती
और मेरे कमरे तक आते आते थक जाती। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर देखता कि रोशनी का आखिरी हिस्सा मेरी चौखट पर रुककर जैसे सोचता है, अंदर आए या लौट जाए। उस ऊहापोह में मेरे भीतर भी वही संकोच उतर आता। मैं अपने दिन की शुरुआत पहले से भी धीमी कर देता। नल खुलने की आवाज किसी को न खटके, चप्पलों की झर्र कहीं दर्ज न हो। घर की घड़ी पर सुइयां आगे बढ़ती, पर मेरे लिए समय किसी तगाड़ी में भरी गीली रेत था। उठती तो है, पर गिरते वक्त अपने वजन से हाथ जख्मी कर देती है। धीरे धीरे घर के नक्शे पर मेरे हिस्से की रेखाएं पतली हो गईं। हॉल में नई मेज आई, जिसके चारों कुर्सियों का कपड़ा एक जैसा था। उस एक जैसी चमक में मैं एक अनमेल धागे की तरह खटकने लगा। अलमारी के ऊपरी खाने में जो बर्तन कभी त्योहार पर निकलते थे, वे अब रोज के हो गए, और जो मेरे हाथ पहचानते थे, वे किसी और की उंगलियों के सांचे में ढल गए। रसोई का घेरा छोटा हुआ और उसके बाहर एक अदृश्य रेखा खींच गई। उस रेखा को पार करते समय मेरी एड़ियां खुद रुक जातीं, जैसे मिट्टी में कोई पुराना कील लगा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया और अपने लिए चाय का उबलता पानी अलग केतली में खोज लिया, ताकि किसी को मेरे उबलने की वजह ढूंढनी न पड़े। पिछले बरस जब मौसम बदला, मेरी हड्डियों की आवाज उतनी ही स्पष्ट हुई जितनी बारिश की पहली बूंद की। डॉक्टर ने दवा लिखी, हल्का कैल्शियम, थोड़ी दर्द की गोली और शाम को चलने का परामर्श। दवा लाने में मैंने कभी किसी का इंतजार नहीं किया। लाइन में खड़े खड़े जब जांघों में भारीपन उतर आता, तो मैं अपने भीतर की एक पुरानी कविता दोहराता, शब्दों के बिना, बस लय के साथ। लौटते हुए मैंने नीम के नीचे बैठकर गोली पानी के बिना रख ली जीभ पर। वह धीरे धीरे घुलती तो लगा, जैसे कोई पुराना वादा अपनी ही राख में बदल रहा हो। घर पहुंचा तो अंदर की हवा में नए पर्दों की खुशबू थी, और मेज पर रखे बिलों के ढेर के बीच मेरा चश्मा किसी भटके पंछी की तरह फंसा था। मैंने चश्मा उठाया, पर बिलों में अपना नाम नहीं ढूंढा। मैंने वर्षों से सीखा है कि जहां नाम कम हो, वहां काम ज्यादा करो। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया और अपने कमरे में लौट आया। बहू ने रसोई की घड़ी की सुई के साथ अपनी दिनचर्या बांध दी थी। चीजें जगह पर रखी थीं, इतनी जगह पर कि एक उंगली बराबर इधर उधर होने पर भी किसी को लगता कि घर का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं इस संतुलन के बाहर चलता। जब चाय का समय उनके लिए था, मैं आंगन में तुलसी के पास बैठ जाता, और जब उनके फुर्सत के पल होते, मैं अपने कमरे में किसी पुराने पन्ने की सिलवटें सीधा करता। मेरे होने और न होने के बीच जो महीन परत थी, उसे मैंने खुद ही और पतला कर दिया, ताकि किसी को काटने में मेहनत न करनी पड़े। ये मेरी तरफ से घर के लिए आखिरी दया थी। दया भी कैसी, जिसमें आदमी खुद को रद्दी की तरह मोड़कर किसी कोने में रख दे। एक दिन सुबह घर में सामान सटाया जा रहा था। तकिए नई खोलियों में भर रहे थे, पुराने कंबल धूप दिखा रहे थे। मेरा संदूक भी उठाकर स्टोर रूम में रख दिया गया, जहां पुरानी चीजें एक दूसरे का दुख बांटती हैं। दरवाजे के पीछे मेरा कुर्ता टंगा था, वही मोटा सूती कपड़ा जो बरसात में भी शरीर को जुकाम से बचाता था। वह हटाकर वहां झाड़न टांग दी गई। मैंने कुर्ता मोड़कर अपने कमरे की कुर्सी की पीठ पर रख दिया, जैसे किसी सैनिक को सीमांत पर भेजते वक्त उसके कंधे पर हाथ रखा जाता है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया और झाड़न के नीचे गिरे 2-3 धुलकणों को उंगली से एक तरफ कर दिया। घर साफ दिखे, यह मेरी आदत थी। उसी सप्ताह सामने वाली गली के बुजुर्ग का देहांत हुआ। चौक के कोने पर उनकी चारपाई के इर्द गिर्द पुरुष बैठे थे। अगरबत्ती की महक हवा में बटकर हर घर की दहलीज छूती थी। मैं सर पर गमछा बांध कर गया, उनकी हथेली को पंजों से छू कर लौटा। उनके आंगन में रखे छोटे गमले पर किसी ने पानी डाल दिया था। किसी ने स्नेह के चलते या आदत से, जीवन और मृत्यु के बीच का पानी वहीं जमा हुआ था, और मैं उसे देखते हुए सोचता रहा, एक दिन मेरा गमला कौन सींचेगा। मैंने मन ही मन अपने घर की दीवारें गिनी। कहाँ तस्वीर टंगेगी, कहाँ चारपाई रखी जाएगी, किस कोने में दिया जलेगा। यह गणित करते हुए मेरी आंखों में एक छोटी सी चुभन हुई, शायद हवा में उड़ती राख या विचार का कोई कण। मैंने पलकों को धो पोंछा और लौट आया। कभी कभी शाम को दरवाजे की घंटी पर किसी का हाथ ठहरता, कुरियर, बिजली का आदमी या दूध का बिल। मैं उठकर दरवाजे तक जाता और कागजों पर साइन करता। एक दिन कुरियर ने एक लिफाफा रखा, बैंक का। उसमें मेरा नाम नहीं था, पर मेरा पता था। मैंने उसे मेज पर रख दिया।
बाद में जब मेज साफ हुई, वह लिफाफा मेरे कमरे के बिस्तर पर आ गिरा। शायद हवा से, शायद किसी हाथ से। मैंने वह लिफाफा नहीं खोला। मैंने बस उसे संदूक के ऊपर रख दिया, जैसे समय को कह रहा हूं, तू अपने पते पर आता रह, तेरा नाम जो हो, मेरा काम वही रहेगा। चुपचाप रखना, संभालना, हटना। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस सिर झुका लिया और कमरे की बत्ती बुझा दी। अगले महीनों में त्योहारों की एक कतार आई। घर में लाइटें टंगी, मिठाई के डिब्बे आए और मेहमानों के पैरों की धूल आंगन में जमा हुई। मैं बाहर की चौकी पर बैठा और लोगों के आने जाने के बीच अपना चेहरा किसी अदृश्य पर्दे से ढक लिया। मेरे लिए एक छोटी प्लेट अलग रख दी जाती, 3-4 सूखे मेवे, एक छोटा लड्डू और चाय। मैं उसे ग्रहण करने के तरीके से खाता, जैसे मठ में प्रसाद। कोई पूछता कि सब ठीक है, मैं सिर हिलाता। मेरे सिर हिलाने में एक धुन थी, वह धुन जिसे आदमी सालों तक एक ही काम करते हुए सीखता है। ठीक हूं, ठीक था, ठीक रहूंगा। शब्द नहीं, सिर्फ सिर की गति। घर में हंसी के फव्वारे उठते, मेरे कमरे तक आते आते वे भाप बन जाते, अदृश्य पर नम। मेरी दुकान उस बीच किसी और के हाथ चली गई, किराए पर। किराए की रकम छोटी थी, पर मेरा अतीत उसी में 2 समय की रोटी बनकर लौट आता। मैं महीने की पहली तारीख को बैंक जाता, लाइन में लगकर पासबुक अपडेट कराता और कैशियर के दीवार पर टंगी कैलेंडर के पन्ने देखता। देवताओं के नए फोटो, त्योहार की तारीखें और नीचे छोटे अक्षरों में बैंक की छुट्टियां। उसी कैलेंडर के किनारे मैंने उंगली से अपने जन्मदिन के आसपास एक अदृश्य चिन्ह बनाया, जैसे वहां कोई याद रखता हो। घर लौटते समय रास्ते के हनुमान मंदिर में घी का छोटा दिया जलाया। लोहे की जाली पर धुआं छूते समय मेरी उंगलियां काली हो गईं। मैंने वही काली आंखों के पास लगा ली कि शायद कोई बुरी नजर जो मेरे घर में घूम रही है, वह मुझ पर ही ठहर जाए, घर को छोड़ दे। एक शाम जब मैं बरामदे में अखबार की पुरानी प्रति पढ़ रहा था, पुरानी इसलिए कि उसी में खबरें धीरे लगती हैं और मेरा मन तेज नहीं भागना चाहता, अंदर से कपड़ों की अलमारी खंखना उठी। कपड़ों की तहें बदल रही थीं, शेल्फ पर जगह बन रही थी। मेरे 2-3 कुर्ते अलग रख दिए गए। कहिए कि मौसम बदल रहा था, या यह कहिए कि घर की हवा ने अपने तापमान की नई परिभाषा लिख दी थी। मैंने कुर्तों को उठाकर संदूक में रखा। संदूक अब भारी हो चला था, सिर्फ कपड़ों से नहीं, उन बातों से जो कभी कहीं नहीं गईं। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस सिर झुका लिया और संदूक के भीतर हाथ रखकर थोड़ी देर यूं ही रखा, जैसे पुराने कुएं के पानी तक पहुंचने से पहले पत्थर की ठंडक महसूस करता है आदमी। गली के बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। मेरी आंखें आसमान पर चली गईं। 2 पतंगें एक दूसरे के धागे में फंसीं। एक नीचे कटती हुई गिर गई। जो नीचे गिरती है उसके लिए ऊपर कोई शोर नहीं करता। शोर हमेशा जीत के पक्ष में रहता है। मैं मुस्कुराया। जीत का शोर सुना है, हार की आवाज जानी है। हार अक्सर लकड़ी की तरह चुप रहती है, बस वजन महसूस कराती है। मैंने अपने भीतर पूछा, मेरी हार किसकी जीत है? जवाब हवा में घुल गया। इस हवा में धूप के रेशे थे, धूल थी और कहीं कहीं पराए घरों के पकवान की गंध। कोई एक गंध मेरी नहीं थी, फिर भी सब मिलकर मुझे अपने शहर का हिस्सा समझा रही थी। यह सांत्वना थी या भ्रम, मैं नहीं जानता, पर मैंने उसे अस्वीकार नहीं किया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस सिर झुका लिया और अपने पांवों के नीचे की जमीन की धड़कन सुनी, धीमी पर स्थिर। कभी कभी रात को नींद टूट जाती। छत की दरारें अंधेरे में नदियों की तरह बहती दिखाई पड़ती। पंखे की डंडी पर धूल का छोटा गुच्छा झूलता और हर चक्कर में थोड़ा सा कांपता। उस कांपने में मुझे अपने भीतर की थकान दिखाई देती, अल्प पर निरंतर। मैं उठकर पानी पीता और फिर खिड़की के पास बैठ जाता। दूर से ट्रेन की आवाज आती, एक लंबी सीटी जो रात की पीठ पर चलती हुई मेरे तकिए तक पहुंच जाती। ट्रेनें बोझ उठाती हैं और स्टेशन छोड़ते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखती। मैंने अपने आप से कहा, मुझे भी पीछे नहीं देखना चाहिए, पर पीछे वह समय खड़ा था जिसमें मैंने अपने बेटे के लिए सीढ़ियां बनाई थीं। सीढ़ियां जिनके पत्थर मेरे कंधों से काटकर लगाए गए थे। पीछे देखने का अर्थ मेरे लिए सिर्फ दर्द नहीं, अपने श्रम का प्रमाण था। मैं उसे कैसे न देखूं? फिर भी मैं खिड़की से उठकर बिस्तर पर आ गया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस सिर झुका लिया और आंखें बंद कर लीं, जैसे भीतर किसी उफान को
खुद अपने हाथ से ढांक रहा हूं। एक दिन दोपहर दरवाजे पर पुराने मित्र आए, मोहल्ले के। उनके साथ बैठकर छाछ पी, बातें हुईं। किसी के पोते की नौकरी, किसी का इलाज, किसी की जमीन का मुआवजा। उन्होंने पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने सिर के हल्के झुकाव से कहा, चलती है। उन्होंने कुछ वक्त चुप रहकर मेरे कमरे की तरफ देखा। शायद उन्हें कमरे की दीवारों की चुप्पी सुनाई दी। जाने से पहले उनके हाथ मेरी पीठ पर ठहरे। वह ठहराव कई साल बाद किसी ने मुझे दिया। उस स्पर्श में मेरी उम्र का सम्मान था, और साथ ही एक चुभन भी कि यह स्पर्श मेरे अपने घर में दुर्लभ क्यों है। मैं दरवाजे तक उन्हें छोड़ने आया। उन्होंने गली की मोड़ पर पलटकर हाथ हिलाया। मैंने भी हिलाया। 2 हाथ, 2 किनारे, बीच में एक लंबी सड़क जिसके दोनों ओर घर हैं, और हर घर के भीतर कोई वाक्य आधा रह गया है। शाम ढलने लगी। आकाश के रंगों में हांफता हुआ गुलाबी था, और नीचे जगमगाती ट्यूबलाइटें आंखों को चुभती थीं। मैंने तुलसी में पानी दिया, दिया जलाया, और हाथ जोड़कर एक मौन प्रार्थना की, शब्दों के बिना, पर अर्थ से भरी। प्रार्थना यह नहीं कि मेरे हिस्से में कुछ और जोड़ा जाए। प्रार्थना यह कि जो मेरे हिस्से से काटा गया है, वह इसी चुप्पी से ढंक कर मुझे अपमान का शोर न सुनाए। और तब, उसी मौन में, मेरे भीतर किसी चौक पर एक धीमा निर्णय खड़ा हो गया। पैर फैलाकर, दोनों हथेलियां घुटनों पर रखे, जैसे कह रहा हो, अब मेरी बारी है सांस लेने की। मैंने उसे नाम नहीं दिया। नाम देना जल्दबाजी होता। मैंने बस उसके सामने सिर झुका लिया। वह निर्णय मेरे साथ कमरे तक आया, संदूक के पास बैठ गया, और रात भर बिना हरकत के रहा। मैं सोया नहीं, पर मेरी आंखें बंद थीं, और भीतर चल रही थी वही परिचित पंक्ति। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस सिर झुका लिया, और इसी झुकने में, अनदेखे बीजों की तरह, एक मौसम धीरे धीरे पकने लगा। अगली सुबह की हवा में एक अलग सी खनक थी, जैसे किसी पत्थर से किसी और पत्थर को हल्का सा छुआ गया हो, और उसके कंपन ने हवा को भी जागा दिया हो। मैंने आंखें खोलीं तो खिड़की की सलाखों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह अटकी थीं। मैं कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर धीमे से उठ बैठा। बदन में जकड़न थी, पर मन में जो रेखा पिछली रात खींची थी, वह आज साफ दिखाई दे रही थी। सीधी, धैर्य की स्याही में डूबी, बिना किसी घबराहट के। मैं चौखट तक गया, दरवाजा खोला, और आंगन की मिट्टी को नंगे पांव छुआ। मिट्टी ठंडी थी, ठीक उतनी जितनी एक संतुलित निर्णय को चाहिए। मैंने तुलसी को पानी दिया, दिए की बुत राख उंगलियों से हटाई, और एक छोटी सी प्रार्थना के बिना, शब्दों के अपनी सांस के भीतर रख ली। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस सिर झुका लिया और केतली चढ़ा दी। अंदर से किसी बर्तन के रखे जाने की आवाज आई, छोटी पर स्पष्ट। घर के भीतर अब चीजें धीरे धीरे बदलती नहीं थीं, वे सीधे अपनी जगह बदल देतीं, और उस बदली हुई जगह के साथ मेरा हिस्सा भी अदृश्य हो जाता। मैं चाय उबालते हुए सोच रहा था कि वर्षों तक जो घर मेरी पीठ पर था, वह आज मेरे कंधे से उतरकर किसी और के कांधे पर फिट बैठाने की कोशिश कर रहा है। हर घर ऐसा ही करता है। वह सबसे पहले उस आदमी के कंधे के नाप पर बैठता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा दौड़ता है, फिर समय के साथ किसी तेज कदमों वाले के कंधे पर फिसल जाता है। मैं केतली से भांप उठते देखता रहा। उबलते पानी की सतह पर छोटे छोटे बुलबुले थे, जो एक पल में बनते और अगले पल तट पर मर जाते। जीवन भी ऐसी ही सतहों पर चलता है, नीचे शांति, ऊपर उबाल, और बीच में निर्णय की पतली झिल्ली। मैंने चाय कप में उड़ेली और बिना चीनी के ही एक घूंट लिया। स्वाद कच्चा था, पर सच्चा। मैं आंगन में बैठा तो कानों में कल रात का एक वाक्य फिर से बज उठा। वह वाक्य जो दीवारों से टकराकर मेरी तकिया तक आया था। मैंने उसे सुना था, पर उसे उस समय नाम नहीं दिया। नाम देने से पहले मैंने उसे अपने भीतर रखा, जैसे किसान बारिश की पहली गंध को छाती में भरकर चुप हो जाता है। वाक्य इतना ही था कि घर का खर्च बढ़ गया है, जगह कम पड़ती है, और कहते समय आवाज धीमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए अच्छे आश्रम हैं, देखभाल भी अच्छी होती है, वे लोग प्रोफेशनल होते हैं, ये कहा गया था, जैसे मेरी देखभाल किसी पेशे की जिम्मेदारी हो और रिश्ते अब टेक्स्ट बुक से संचालित होते हों। मैं चारपाई के पाए पर उंगली से छोटे छोटे गोल घुमाने लगा। लकड़ी की नरमी से उंगलियां मानो सहमति लिख रही थीं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। मैंने नहाया, सफेद सूती कुर्ता पहना, वही जिसे बारिश में भी सर्दी से बचाने की आदत है,
और नेहरू टोपी की पुरानी तहों को ठीक किया। आईने में अपने चेहरे पर उगी महीन दाढ़ी देखी और उसे छुआ। उंगलियों के पोर वहां कई दशकों का भूगोल महसूस कर रहे थे। हर झुर्री एक सड़क, हर सड़क के किनारे एक याद, और हर याद के दरवाजे पर मेरा इंतजार करता एक मौन। मैंने संदूक का ढक्कन खोलकर कागजों की फाइल निकाली। कवर पर मेरी लिखावट थी, घर, कागजात। इसके नीचे छोटी पन्नी में एक चाबी थी, लॉकर की। चाबी को हथेली में रखा, उसका वजन पहचाना और उसे जेब में रख लिया। फिर मैंने दूसरे कवर निकाले, बैंक की पासबुक, पेंशन का कागज और एक पुराना कार्ड जिसमें वकील का नाम था। हाथ से लिखी स्याही अब धुंधली थी, पर पढ़ी जा सकती थी। मैंने वह कार्ड भी जेब में रखा। दरवाजे के पास रखी चप्पल पहनी और बिना किसी आहट के बाहर निकल आया। गली में सुबह का कारोबार जाग रहा था। दूधिये ने साइकिल का हॉर्न हल्के से दबाया और भाजी वाला पत्तों पर छिड़काव कर रहा था कि वे ताजगी का अभिनय दिन भर निभा सकें। मैं नीम की छांव से गुजरा, जहां 2-3 बुजुर्ग बैठने की तैयारी में थे। उनमें से एक ने मुझे देखकर सिर हिलाया। मैंने भी हिलाया। 2 सिर, 2 धुनें, एक समझ। सड़क के मोड़ पर मैंने ऑटो रोका। ऑटो वाले ने आईने में मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में जल्दी थी, मेरी आंखों में ठहराव। हमने एक बीच का रास्ता चुना, तेज नहीं, धीमा नहीं। रास्ता शहर के पेट से होकर गुजरा। गुरुद्वारे के सामने धूप की मिट्टी की खुशबू, मंदिर की घंटियों का ओसारा, मस्जिद की अजान का निवाला और फुटपाथ पर स्कूल के बच्चों की कतार। कोई कतार जीवन को अनुशासन देती है, कोई दबाव। जो कतार मैंने चुनी थी वह रजिस्ट्रार के दफ्तर के बाहर शुरू होती थी। सब रजिस्ट्रार के दफ्तर के बाहर हलचल थी। बेंचों पर फाइलों का जंगल, टेबलों पर रबड़ के स्टैंप और कोनों में झुकी हुई पीठें जो कागजों पर मानव की नीयत का अनुवाद कर रही थीं। मैंने एक झलकारी वाली खिड़की में झांका। अंदर पुराने पंखे का एक पत्ता ढीला होकर घूम रहा था और हर चक्कर में हवा से ज्यादा ध्वनि बना रहा था। मैं वहीं से बगल वाले फोटोकॉपी वाले की दुकान में गया और फाइल खुली। घर की रजिस्ट्री की कॉपी को मैंने ऐसे उठाया जैसे अपनी ही हड्डी की तस्वीर देख रहा हूं। उस पर मेरा नाम साफ था, मालिकाना, बिना किसी सहमालिक के। वर्षों पहले मैंने यह तय किया था कि कागज पर चीजें साफ रहें, इसीलिए दुकान किराए पर दी, घर अपने नाम रखा, बेटे के लिए पढ़ाई और शादी में जो देना था दिया, पर घर पर अपना हाथ बनाए रखा, न स्वार्थ से न शक से। बस एक पुराना विचार था कि छत का मालिक वही होना चाहिए जिसकी पीठ से दीवारें उठी हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया और कॉपियां निकलवाईं। वहीं से मैं बैंक गया, लॉकर सेक्शन। पुराना गार्ड मुझे पहचानता था। उसकी मूंछें अब सफेद हो चली थीं। उसने किताब में नाम लिखा और मुझे भीतर जाने का इशारा किया। लॉकर के गलियारे में ठंडक थी, लोहे और मौन की मिली जुली। मैंने चाबी ताले में घुमाई। क्लिक की आवाज किसी पुराने समझौते की तरह भीतर तक गई। लॉकर में जो था वह ज्यादा नहीं, कुछ दस्तावेज, पत्नी की चूड़ियों की 2 पुरानी जोड़ियां जो अब सिर्फ स्मृति का प्रकाश थीं, और घर की मूल रजिस्ट्री। मैंने रजिस्ट्री को हथेली पर रखा, कागज की सतह पर उंगली फिराई, जैसे समय की नसों की धड़कन टटोल रहा हूं। फिर मैंने एक छोटा कागज निकाला, वही जो वर्षों पहले वकील ने लिखकर दिया था। उपहार पत्र, एक नमूना कि अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं घर किसी को दे सकूं, मंदिर की ट्रस्ट को या किसी सेवा समिति को, पर शर्त यह कि जीवन पर्यंत मेरे रहने का अधिकार सुरक्षित रहे, और जिस दिन मैं न रहूं उस दिन से घर पूरी तरह उनके नाम हो जाए। यह नमूना मैंने तब बनवाया था जब पहली बार महसूस हुआ था कि दुनिया तेज हो रही है और मैं धीमा, और तेज दुनिया में धीमे आदमी को अपना पता खुद बनाना पड़ता है। मैंने वह कागज फिर से पढ़ा, सूखे शब्द पर भीतर धूप। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया और रजिस्ट्री को फाइल में रखा। बैंक के ही एक कोने में मैंने पासबुक अपडेट कराई। छोटी छोटी रकमें, महीनों की जमा घाटा और नीचे नीली स्याही में नए बैलेंस का अंक। मैंने काउंटर पर बैठी लड़की से पूछा नहीं कि ब्याज कैसे बदला। मैंने बस पर्ची पर अपना हाथ रखकर महसूस किया कि अभी भी मेरा नाम बैंक की मशीन पहचानती है। फिर मैंने अगले काउंटर पर जाकर एक फॉर्म लिया, एन्युइटी का। फॉर्म पर छोटे अक्षरों में लिखा था कि राशि हर महीने आपके खाते में आएगी, न ज्यादा न कम, एक सी, स्थिर। मैंने सोचा, स्थिरता वही है जो मेरी उम्र को चाहिए।
मैंने फॉर्म भरते वक्त नामिनी के खाने पर रुका रुका तो जैसे समय थोड़ा पीछे चल पड़ा। मैंने नामिनी में पुराने आश्रम का नाम लिखा, वही जिसके बारे में मैंने सालों पहले सुना था कि वहां अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैंने डर से नहीं, शांति से लिखा, क्योंकि जो मेरा है वह मेरे साथ ही अपनी यात्रा पूरी करे, और जो आगे बचे वह किसी की शुरुआत बने। यह निर्णय किसी के विरुद्ध नहीं था, यह मेरे पक्ष में भी नहीं, यह उनके लिए था जिनका अभी नाम नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया और उंगलियों से स्याही साफ की। बैंक से निकलकर मैं वकील के दफ्तर गया। वही पतली गलियों में खुलता हुआ पुराना चैम्बर, दीवार पर देवी की तस्वीर, किताबों की कतार और बीच में कांच की मेज जिसके नीचे पुराने मामलों की रसीदें फंसी थीं। वकील ने मुझे पहचाना। सालों पहले दुकान के किराए के कागज इसी के हाथ से बने थे। उसने पूछा, कहिए। मैंने शब्द कम रखे, कागज ज्यादा। मैंने फाइल खोली, रजिस्ट्री आगे रखी और नमूना उपहार पत्र पर उंगली टिकाकर बस इतना कहा कि जो लिखवा रखा था अब उसे लिख दें, अभी। शर्त वही कि जीवन पर्यंत मेरा रहन सहन, मेरा कमरा, मेरा आंगन, मेरा तुलसी किसी कागज के सामने भी न डिगे, और जिस दिन मैं न रहूं, घर सीधा उस ट्रस्ट के हवाले, उनके शर्तों के साथ कि वे इस घर को शिक्षा केंद्र बनाएं या एक छोटी पाठशाला जहां शाम को बच्चों को होमवर्क सिखाने के लिए रोशनी जले। वकील ने चश्मा नाक पर ऊपर खिसकाया और बोला, आज ही? मैंने सिर हिलाया, आज ही। आवाज में कोई तल्खी नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं, बस वही धैर्य जो लंबे रास्ते चलने के बाद आदमी के पांव सीख लेते हैं। कागज तैयार होने लगे। क्लर्क ने नाम लिखे, पते लिखे, धाराएं और उपधाराएं जो कानून की रोटी को आकार देती हैं। हर धारा के साथ मैं अपने भीतर की दीवारों पर एक नया खांचा बनते महसूस कर रहा था। यह खांचे किसी को बंद करने के लिए नहीं थे, यह हवा के सही आने जाने के लिए थे। मैं बीच बीच में खिड़की से बाहर देखता। गली में चाय वाला गिलास धो रहा था और स्कूल के 2 बच्चे एक ही बैग उठाए तेजी से निकलते। समय की पीठ पर सब अपने अपने वजन रखते हैं। किसी के पास किताबें हैं, किसी के पास कागज, किसी के पास थकान। मेरे पास आज ये तीनों थे और तीनों ही अपने अपने काम में शरीक थे। कागज बनकर आए तो मैंने उन्हें ऐसे उठाया जैसे किसी नवजात को पहली बार बड़ा आदमी उठाता है, सावधानी से, अपनी उंगलियों के कांपने को छिपाते हुए। वकील ने कहा, रजिस्ट्रेशन के लिए सब रजिस्ट्रार चलना होगा। मैंने सिर हिलाया। हम फिर उसी दफ्तर पहुंचे जहां पंखे का डीला पत्ता अपनी ध्वनि से कमरे को स्थिर रख रहा था। काउंटर पर बैठे आदमी ने कागज देखे, आंखों के ऊपर नीचे किया और पास की कुर्सी की ओर इशारा किया। मैंने बैठकर अपने दस्तखत किए, धीरे साफ जैसे वर्षों की मेहनत की लकीरें कागज पर उतार रहा हूं। वहां एक खांचा था, देने वाले का हस्ताक्षर और एक शर्तें। शर्तों के नीचे लिखे हर शब्द में मेरा आंगन था, तुलसी, दिया, मिट्टी और मेरा कमरा। किसी भी कानून से ऊपर नहीं, पर उसके भीतर इज्जत के साथ। जब सब हो गया, क्लर्क ने मुहर लगाई। लाल स्याही की मुहर में एक अंतिम सा आश्वासन था। दफ्तर से निकलते वक्त आसमान हल्का धुंधला था। धूल की पतली परत हवा में तैरती और सूरज को किसी पतली चादर की तरह ढंकती। मैंने ऑटो नहीं रोका, मैं पैदल ही चल पड़ा, धीरे धीरे, जैसे हर कदम पर अपने भीतर किसी पुराने पत्थर को थोड़ा थोड़ा हटा रहा हूं। रास्ते में एक मंदिर आया, छोटा पर सच्चा। मैंने जूते उतारे, सीढ़ियां चढ़ा और घंटी को धीरे से छुआ। घंटी ने एक छोटी ध्वनि की, इतनी कि बस मेरी सुनाई दे। मैंने दिया जलाया, हथेलियों को उसके ऊपर घुमाया और आंखों पर रखा। वहां किसी देवता से मैंने कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा, मेरी चुप्पी को तुम अर्थ देना। मेरी चुप्पी किसी के खिलाफ न गिने, वह सिर्फ मेरे पक्ष में एक दीवार बने जो हवा रोके नहीं, पर आंधी को भीतरी कमरों तक न आने दे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया और सीढ़ियां उतर आया। घर लौटते समय गली में वही बच्चे पतंग दौड़ा रहे थे। इस बार हवा मेरी पीठ पर थी, हल्की पर साथ देने वाली। मैंने दरवाजा खोला। अंदर वही दिन का शोर, बर्तनों की खनक, किसी फोन की घंटी और टीवी से आती किसी विज्ञापन की तेज आवाज की, खरीदिए अभी। मैं चौखट पर थोड़ी देर रुका, फिर अपने कमरे में चला गया। संदूक खोला, नई फाइल को बीच में रखा। ऊपर नहीं कि किसी की नजर पड़े, नीचे नहीं कि मेरा हाथ भूल जाए, बीच में
जहां जीवन अपने फैसलों को रखता है। मैंने खिड़की खोली, हवा को अंदर आने दिया और बिस्तर पर बैठ गया। बदन में थकान थी, पर आंखों में एक धूल उतरी हुई साफी। मैं जानता था, आज मैंने अपने लिए नहीं, अपने नाम के अंतिम अर्थ के लिए कुछ किया है। नाम के साथ घर जुड़े रहते हैं, पर कभी कभी घर को नाम से अलग करके ही नाम को उसकी इज्जत लौटाई जाती है। मैंने लंबी सांस ली। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस सिर झुका लिया और भीतर उस सीधी रेखा को फिर से देखा। अब वह रेखा सड़क नहीं, पुल थी, मेरे और मेरे कल के बीच। दोपहर का सूरज दीवार पर सरकता रहा और शाम की छाया मेरे कमरे में पहले से लंबी उतर आई। मैं बिस्तर के किनारे बैठा रहा, खिड़की के बाहर नीम की टहनियों को हिलते देखता रहा। हर पत्ता जैसे किसी पुराने कागज की तरह कांपता, पर गिरता नहीं। भीतर से बर्तनों की खनक, एक चलती मशीन की लगातार भनभनाहट और टीवी की ऊंची नीची लहरें मिलकर घर का मौसम बना रही थीं। एक ऐसा मौसम जिसमें मेरी सांसें धीमी चलतीं और कदम खुद ब खुद किनारे पकड़ दीच लेते। मैंने संदूक पर हाथ रखा। भीतर रखी फाइल की हल्की सी ऊष्मा अब तक बची थी, जैसे अभी अभी लिखे शब्दों की सांस दस्तावेजों के कागज से उठ रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा नहीं। मुझे मालूम था कि नाम के साथ जो बारीक सिलाई आज जोड़ी गई है, उसे बार बार छूने की जरूरत नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस सिर झुका लिया और खिड़की के बाहर की हवा को आंखों तक आने दिया। रात ढली तो घर की बत्तियां एक एक कर बुझीं। गलियारे में बचा मंद प्रकाश मेरे कमरे तक आते आते थक कर नर्म हो गया। मैं चारपाई पर लेटकर छत की दरारों की नक्शाकशी देखने लगा। हर दरार किसी पुराने रास्ते की तरह थी, जो कहीं से चला था और कहीं पर आकर खत्म हो गया था। उन रास्तों में मुझे अपने पुराने वर्षों की चाल सुनाई दी, धीमी, हृदय की धुन पर रखी हुई। नींद आई और बीच बीच में उठती रही। हर बार जागता तो दूर से ट्रेन की सीटी रात की पीठ पर रेंगते हुए मेरे तकिए तक चली आती। उस ध्वनि में एक अजीब भरोसा था कि रास्ते बने रहते हैं, भले ही हम थक जाएं। सुबह जब उठकर आंगन में आया, हवा में ताजा पत्तों की महक थी। तुलसी ने रात की ओस का पानी पी लिया था। पत्तों की चमक से लगता था कि वह भी किसी निर्णय की गवाह बन गई हो। मैंने मिट्टी छुई, हथेलियां जोड़कर माथे से लगाईं और केतली चढ़ा दी। उबलते पानी की आवाज में मेरे भीतर का संकोच धीरे धीरे घुलता गया। चाय के पहले घूंट के साथ मैंने अपने लिए एक छोटा नियम तय किया। आज भी शब्द नहीं, बस कर्म। शब्द अक्सर घरों में दीवारों की तरह खड़े होकर एक दूसरे पर साए डालते हैं। कर्म किसी खिड़की की तरह खुलते हैं, आवाज कम, असर साफ। दिन बढ़ा, घर में सामान की आवाजाही बनी रही। कहीं चीजें खिसकीं, कहीं अलमारियां साफ हुईं, कहीं नए डिब्बों पर स्टीकर लगे। मैं उस आवाजाही के बाहर अपनी धीमी सी परिधि में रहा। दोपहर के करीब दरवाजे की घंटी बजी। किसी रियल एस्टेट वाले के आने की दस्तक थी। उसके जूतों पर सड़क की धूल थी और हाथ में एक फाइल। घर के भीतर बातचीत की मुद्रा बनी। कोई कागज देखने की मांग हुई, कोई कीमत की आहट उठी। मैं चौखट के साए में बैठा रहा। मेरा नाम किसी ने पुकारा नहीं, न जरूरत थी न मेरा मन था। दूर से आई ध्वनियों में अंकों का आरोह अवरोह चल रहा था। किसी ने कहा होगा कि क्षेत्र के रेट ऐसे हैं, किसी ने कहा होगा कि अंदर मरम्मत लगानी पड़ेगी। बातचीत की लय में एक अजीब तरह की कुशलता थी, जैसे घर अब भावों का नहीं, भावों का विषय हो गया हो। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस सिर झुका लिया और अपने घुटनों पर हथेलियां रखकर बैठा रहा, धैर्य की तरह। शाम होते होते वह दस्तक फीकी पड़ी। शायद कीमत का तराजू एक पल्ले में अधिक वजन लेकर अटक गया था। शायद कागजों की मांग ने बातचीत की चमक पर धूल बैठा दी थी। जो भी था, दरवाजा बंद हुआ और घर ने गहरी सांस ली। इस गहरी सांस के साथ मेरे भीतर किसी छोटी सी घंटी का स्वर उठकर समतल हो गया। मैंने खिड़की से बाहर झांका। गली के बच्चों के हाथ की पतंगें अब अंधेरे में गुम हो चुकी थीं। बस धागों की झिलमिल बची थी, जो स्ट्रीट लाइट के नीचे न के बराबर दिखाई देती। मैंने खिड़की बंद की और बत्ती बुझा दी। कमरे में अंधेरा आया, नरम, बिना डर का। अगले कुछ दिन घर का समय जैसे दीवार पर टंगे कैलेंडर का पन्ना बन गया, एक जैसा, पर हर दिन की तारीख अलग। भीतर से नए नए अंदाज खोजे गए। कभी खर्च का हिसाब, कभी जगह की तंगी, कभी किसी दूर के रिश्तेदार की सलाह का हवाला। सलाहें हमेशा आसान होती हैं, उनका वजन दूसरे के घर में रख देना सरल है। एक दोपहर किसी कागज पर लकीरें खींची। शायद यह अटकल थी कि घर के स्वामित्व का इतिहास कैसा है।
मैंने सुन लिया, पर उठा नहीं। मेरी जगह मेरे कमरे की दहलीज थी, जैसे पुलिस की पीली पट्टी, जिसे पार करने से पहले आदमी खुद को रोक लेता है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस सिर झुका लिया और तुलसी के पास रखे छोटे दीपक से बत्ती सीधी कर दी। उसकी लौ स्थिर हो, यही मेरा काम था। फिर वह दिन आया जब घर के भीतर औपचारिक आवाजें उठीं। किसी ने कहा होगा कि कागज दिखाने होंगे, कि अगर आगे बढ़ना है तो फाइलें टेबल पर रखनी होंगी, कि बाजार की चाल ऐसी ही है। मैं कमरे में था। मेरी फाइल बीच में रखी थी, ऊपर नहीं, नीचे नहीं। बीच की जगह में रखी चीजें अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। वे भूलती नहीं और दिखावा भी नहीं करती। मैं उठकर चौखट तक आया और वहीं रुक गया। घर के अंदरूनी हिस्से में फर्श पर कुछ पन्ने फैले थे। पुरानी बिजली के बिल, पानी का टैक्स और दीवार की मरम्मत पर खर्च की रसीदें। उन पर नजरें दौड़तीं, पर कोई नाम नहीं दिखता। नाम दिखते भी तो किसके लिए? घर का सत्य रजिस्ट्री में रहता है, रसीदों में नहीं। रसीदें तो सांसों की तरह आती जाती हैं, रजिस्ट्री हड्डी है। ये विचार मेरे भीतर इतना साफ था कि मुझे किसी को समझाने की इच्छा नहीं जगी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस सिर झुका लिया और अपनी जगह लौट गया। शाम ढली। घर के भीतर हवा कुछ भारी हुई। भारी हवा में शब्द तेजी से चलते हैं, टकराकर लौटते हैं और अंत में किसी कोने में थक कर बैठ जाते हैं। उसी हवा में मेरे कमरे की ओर बढ़ते कदमों की आहट आई। कदम रुके। दहलीज पर ठहर कर किसी ने अंदर झांका। भीतर का अंधेरा मेरे चेहरे को आधा रखता, आधा छिपाता। बिना शब्दों के कुछ पूछा गया होगा, कागज, फाइल, रजिस्ट्री के बारे में। मैंने अपनी नजरें नीम की तरफ मोड़ दी, जैसे बाहरी हरी रंगत आंखों के भीतर की धूल को थोड़ा हल्का कर दे। तब मैंने कदमों की ध्वनि में एक नुकीलापन महसूस किया, जैसे किसी को यह भरोसा हो कि निर्णय उनके अनुकूल ही निकलेगा। भरोसे की यह बनावट मैंने कई जगह देखी है, मकानों में, दुकानों में, रिश्तों में। वह भरोसा अक्सर एक पहिए की तरह घूमता है, पर कभी कभी सड़क की खुरदरी सतह पर अचानक फिसल जाता है। अगली सुबह घर में एक हलचल थी, कागज देखने की। दरवाजा खुलते बंद होते रहा। पुराने फोल्डर की जिप अटकती, फिर धागे का सहारा लेती। किसी ने अलमारी के ऊपरी खाने में हाथ डाला, किसी ने ड्रॉअर खंगाले। शोर कम, चुप्पी ज्यादा। चुप्पी ऐसी जिसमें लोग अपनी ही धड़कन सुनते हैं। मैं आंगन में बैठा रहा। मैंने तुलसी की मिट्टी को हल्का सा कुरेदा। जड़ों के पास थोड़ी हवा पहुंचे। मिट्टी नरम निकली, भीतर नमी, ऊपर सूखापन। ये दोहरी परत घर के मौसम की सटीक नकल थी। मैंने केतली चढ़ाई और चाय की पतली पत्तियां गिराईं। उबाल आते ही भाप में एक बैंगनी सी गर्माहट उठी। मैंने कप में डाला और धीमे धीमे घूंट लिए। भीतर निर्णय की स्याही और गाढ़ी हो गई। दोपहर तक खोजबीन थकी। किसी ने अंततः वह प्रश्न हवा में छोड़ दिया होगा जो कई दिनों से दीवारों में अटका था, कि रजिस्ट्री कहाँ है, कागज किसके पास हैं, और स्वामित्व की आखिरी पंक्ति किस नाम पर खत्म होती है। मैंने कमरे से फाइल निकाली, बीच की परत से। उंगलियों ने उसे ऐसे उठाया जैसे पुरानी पुस्तक में से वह पन्ना निकाल रहे हों जिस पर पहली इबारत लिखी गई थी। मैं चौखट पर रुका और वहीं दहलीज की लकड़ी पर फाइल टिकाकर खड़ा रहा। कोई शब्द मेरे होठों पर नहीं आए। मैंने बस फाइल खोलकर वह पन्ना ऊपर रखा जिसमें लाल मुहर अभी भी नई जैसे दिखती थी। उस पन्ने पर लिखा था, उपहार पत्र शर्त सहित। शर्त के शब्द छोटे थे, पर उनमें मेरा पूरा आंगन था। मेरा जीवन काल तक रहने का अधिकार, मेरा कमरा, मेरा तुलसी, मेरी शाम का दिया, और उसके बाद घर का भविष्य, ट्रस्ट के नाम, शिक्षा की रोशनी के साथ। उसी क्षण हवा का ताप बदल गया। कमरे के भीतर जो नुकीली घबराहट थी वह गोल होकर दीवार से टिक गई। किसी ने कागज को देखकर अपनी उंगलियां सिकोड़ी होंगी, किसी की सांस थोड़ी तेज हुई होगी, किसी ने आंखों में जमा उस भरोसे को पहली बार अलग रंग में देखा होगा। विश्वास का रंग जब पहली बार बदलता है तो आंखों को समय चाहिए। मैंने किसी की आंखें नहीं देखीं। मैंने बस अपने पन्ने की धार सीधी जानी और उंगली से मोड़ों को समतल किया। फिर फाइल बंद कर दी और उसे अपनी हथेली के नीचे साध लिया। न किसी चुनौती की मुद्रा में, न किसी डर की, बस उस शांति में जिसे मैं कई दशकों से अपनी रीढ़ में रखता आया हूं। उस दिन के बाद घर के भीतर आवाजें खोखली लगने लगीं। जिन्हें लगता था कि वे स्थिति के स्वामी हैं, उन्हें अब स्थिति का स्वामित्व एक उंगली दूर दिखा। पर वह उंगली मेरी थी, और वह भी सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे
समय रहते स्याही में डुबोया था। अगले कुछ दिनों में घर के भीतर जो शब्द उभरे वे या तो बहुत धीमे थे या बहुत ऊंचे। बीच का स्वर गायब। बहुत धीमे शब्द अपने बोझ से खुद दबते हैं, बहुत ऊंचे शब्द अपनी ऊंचाई से। उनका अर्थ कम, उनकी आकृति ज्यादा दिखती है। मैं फिर भी अपनी गति में रहा। सुबह की चाय, दोपहर की धूप, शाम का दिया और रात की खिड़की। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस सिर झुका लिया और भीतर उस पुल को छुआ जो मैंने अपने कल और आज के बीच रखा था। एक शाम भीतर से बर्तनों की खनक अचानक रुक गई। हवा में वह ठहराव हुआ जो तूफान से पहले आता है। मैं चौखट तक गया, पर दहलीज से आगे नहीं। शब्दों की एक धारा भीतर से बहकर आई। किसी को यह लगा होगा कि उनसे अन्याय हुआ है, किसी को यह कि अधिकार उनसे पीछे सरक गया है। अन्याय और अधिकार की लड़ाई में अक्सर इतिहास भूल जाता है, उसे तुरंत का हिसाब चाहिए। मैंने इतिहास को नहीं पुकारा, मैंने सिर्फ अपने हाथों की नसें देखीं, उभरी पर धैर्य से भरी। उन नसों में स्टेशन की रातें थीं, दुकान की कुंडी, बेटे के स्कूल के जूते और इस घर की पहली ईंट। इन सब का भार किसी एक कागज पर नहीं, कई वर्षों की पीठ पर है। मैंने आंखें नीची रखीं और धीरे से सांस छोड़ी, जैसे किसी दहकते कोयले पर पानी की बूंद रखी जाती है। आवाज कम हो, धुआं भी न उठे। उस रात मैंने नींद से पहले अपने भीतर एक और रेखा खींची। यह रेखा घर और मन के बीच थी। घर ईंट पत्थर, मन मांस हड्डी। ईंटें टूटें तो बदली जा सकती हैं, मन टूटे तो फिर उसी आकार में नहीं ढलता। मैंने मन को पहले बचे हुए आकार में रखा। सोचा, अब मुझे अपने कमरे को आश्रम बनाना है, कागजों से नहीं, आदतों से। आदतें सबसे भरोसेमंद दीवारें होती हैं, वे गिरती नहीं, बस समय के साथ अपना रंग हल्का करती हैं। अगली सुबह मैंने वही किया जो वर्षों से करता आया। तुलसी की परिक्रमा, दिए का धुआं और चाय की भाप। भाप आंखों में लगी, पर जलन का अर्थ बदल चुका था। अब यह जलन अपमान की नहीं, जागृत रहने की थी। जैसे पहरेदार अपनी आंखें खुली रखता है पर आवाज नहीं करता। मैं नीम के नीचे बैठा तो हवा में बच्चों की स्कूल बस की दूर की सीटी आई। वह सीटी वैसी ही थी जैसी स्टेशन पर सुनता था, लंबी, एक रस पर भरोसे वाली। उसी भरोसे पर मैंने एक छोटा निर्णय और किया। अब खर्च मैं अपने हाथ से चलाऊंगा। अपनी पेंशन, किराए का छोटा सा हिस्सा और जो बचत है उसके ब्याज। जो कमी रहे वह कम कर दूंगा, खाने में, कपड़ों में, रोशनी में। पर यह कमी मेरी होगी, मेरे निर्णय की। किसी और के रजिस्टर में मेरा नाम बोझ के रूप में दर्ज न रहे। उस दोपहर मैं बैंक गया और एक छोटा खाता अलग खोला, केवल खर्च के लिए। पासबुक पर मेरा नाम चमकदार नीली स्याही में उभरा तो लगा, अब मैं अपने भोजन, अपनी दवा, अपने दिए के घी का संरक्षक खुद हूं। लौटते वक्त मंदिर से लौटती बुजुर्ग महिलाओं के बीच चला। उनके कदम धीमे पर संतुलित। किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वे हाथ वर्षों की पूजा से हल्दी सा पीला थे। उस स्पर्श में कोई भाषा नहीं थी, पर उसमें एक मान्यता थी कि आदमी अपने हिस्से की डोर खुद पकड़े तो कपड़ा कम भी हो, फटता नहीं। घर पहुंचा तो आंगन में धूप का टुकड़ा बिल्कुल चौकोर पड़ा था। वह चौकोर मुझे अपने कमरे की मेज सी लगा, जहां मैं रोज अपनी छोटी बड़ी बातें व्यवस्थित करूंगा। मैंने मेज साफ की, एक छोटा कागज रखा और ऊपर 3 पंक्तियां लिखीं, आज की चाय, आज का तेल, आज की दवा। आगे खाली छोड़ा, जिस तरह भविष्य को छोड़ा जाता है कि उसमें सांस आसानी से जा आ सके। मैंने कलम नीचे रखी और लंबी सांस ली। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया और महसूस किया कि भीतर जो पुल बना था उस पर अब मेरे कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। न थरथराहट, न जल्दबाजी, सिर्फ वही धीरज जो जीवन भर कमाई जाता है और अंत में सबसे कीमती चीज बनकर आदमी की जेब में रहता है। एक मोड़ा हुआ पर सलामत कागज। रात का पहला पहर था और घर की दीवारों में हल्की नमी उतर आई थी। बाहर की सड़क पर बेतरतीब कुत्तों के भौंकने की आवाजें बीच बीच में आती और फिर लंबी चुप्पी फैल जाती। मेरे कमरे में टेबल लैंप की पीली रोशनी एक गोल घेरे में सिमटकर किताब के पन्नों पर गिर रही थी। मैं किताब पढ़ नहीं रहा था, सिर्फ पन्ने पलट रहा था, जैसे उंगलियों को यह भरोसा दिला रहा हूं कि मैं अब भी पन्नों का मालिक हूं, शब्दों का और अपनी चुप्पी का भी। किताब के भीतर एक सूखा हुआ पत्ता दबा था, नीम का। शायद पिछली बरसात के समय गिरा होगा और मैंने ऐसे ही रख लिया था। पत्ते की नसें अब भी साफ थीं
पर उसका हरा रंग बीते समय की तरह फीका पड़ चुका था। मैंने उसे उठाकर रोशनी के पास किया। उसमें से हल्की सी मिट्टी की गंध आई। यह गंध मेरे बचपन के आंगन की थी, जहां मिट्टी में खेलते खेलते समय का हिसाब भूल जाता था। मैंने पत्ता फिर से किताब में रख दिया, जैसे किसी पुराने राज को वापस ताले में डालते हैं। बाहर से कदमों की आहट आई, धीरे धीरे बढ़ते, फिर दहलीज पर ठहरते। एक हल्की खांसी और फिर आवाज, पापा, थोड़ी बात करनी थी। स्वर में संकोच था, लेकिन भीतर एक अभ्यास भी, जैसे यह बात सोच समझकर लाई गई हो। मैंने गर्दन उठाई, पर आंखें पन्नों पर ही रखीं। बोलो, मैंने इतना ही कहा। अर्जुन कमरे में आया। हाथ में कुछ कागज थे, ताजा प्रिंट की हुई कॉपी जिनके कोनों पर क्लिप लगी थी। वह कुर्सी पर नहीं बैठा, बस खड़ा रहा, जैसे खड़े रहने से उसकी बात का वजन बढ़ जाएगा। ये प्रॉपर्टी के नए नियम हैं, उसने कहा। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते तो बाद में मुश्किल होगी। सब कुछ आसान हो जाएगा अगर आप। वह वाक्य बीच में छोड़कर मेरी तरफ देखने लगा, जैसे चाहता हो कि मैं खुद समझ लूं और बोल दूं। मैंने पन्नों पर नजर डाली। अक्षरों के बीच में मुझे वे लकीरें दिखीं जो कानून और रिश्ते के बीच खिंचती हैं, साफ लेकिन ठंडी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने मन में दोहराया, और बाहर जबान से भी नहीं, बस सिर झुका लिया और उसकी उंगलियों पर लगी स्याही देखता रहा। शायद किसी फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाने की जल्दी में कलम ज्यादा चल गई होगी। कुछ देर कमरे में खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कागज टेबल पर रख दिए और बाहर चला गया। उसकी चप्पलों की आहट सीढ़ियों पर नीचे उतरती चली गई और मेरे कमरे में बस लैंप की रोशनी रह गई। मैंने कागज नहीं उठाए। रोशनी में उनका सफेदपन चुभ रहा था, जैसे कोई खिड़की इतनी खुली हो कि उसमें से ठंडी हवा सीधे माथे पर लगे। अगली सुबह मैं हमेशा से थोड़ा जल्दी उठा। आंगन में ओस अब भी पत्तों पर मोती की तरह जमी थी। मैंने झाड़ू उठाई और धीरे धीरे आंगन साफ करने लगा। हर बार जैसे मिट्टी में से कोई पुराना शब्द निकलकर झाड़ू के आगे सरक जाता, वे शब्द जो कभी मेरे और अर्जुन के बीच सहज चलते थे। खाना खाया, स्कूल कैसा था, नया बैट अच्छा लगा। अब ये शब्द पत्थर की तरह भारी हो गए थे और एक किनारे जमा होते जा रहे थे। चाय पीते हुए मैंने तय किया कि आज बैंक नहीं, बाजार जाऊंगा। मेरे कमरे की अलमारी में पुराना रेडियो था, जिसे कई सालों से ठीक कराने का मन था, पर टालता आया था। मैंने उसे उठाया और बाजार की उस छोटी दुकान पर पहुंचा, जहां मालिक अब भी ट्रांजिस्टर की मरम्मत करता है। उसने रेडियो को हाथ में लेकर कहा, पुराना है, पर बच जाएगा, बस नई सुई डालनी पड़ेगी। मैंने हामी भरी और बेंच पर बैठ गया। दुकान के कोने में एक और बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जो अपनी घड़ी ठीक कराने आया था। हम दोनों ने एक दूसरे को हल्की मुस्कान दी, जैसे हम जानते हों कि चीजों को ठीक कराने का मतलब सिर्फ मशीनों को चालू करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के किसी हिस्से को भी फिर से चलाना है। दोपहर तक रेडियो तैयार हो गया। मैंने उसे घर लाकर मेज पर रखा, प्लग लगाया और डायल घुमाया। कुछ सेकंड के बाद मधुर संगीत की लहर कमरे में फैल गई। यह आवाज सालों बाद सुनी थी, एक स्थिर, भरोसेमंद सरगम, जिसमें कोई सवाल नहीं था, सिर्फ बहाव था। शाम को अर्जुन आया, शायद कुछ कहने। उसने रेडियो की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। ये अभी भी काम करता है? उसने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। बस थोड़ी मरम्मत चाहिए थी। मैंने महसूस किया कि इस छोटे से वाक्य में कितना कुछ छिपा था, कि मरम्मत हमेशा संभव है, बशर्ते कोई समय और ध्यान दे। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिलाकर चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर जो पल भर का ठहराव था, वह मैंने देख लिया। शायद उसने सोचा होगा कि कुछ चीजें इतनी आसानी से छोड़ देने लायक नहीं होती। रात को मैंने रेडियो फिर चलाया। कमरे में वही स्थिर संगीत था और बाहर से आती हवा में तुलसी के पत्तों की हल्की सरसराहट। मैं बिस्तर पर लेटकर छत देखता रहा, जहां पीली रोशनी में दरारें किसी पुरानी नक्शे की तरह दिख रही थीं। उन नक्शों में मैंने अपनी यात्रा देखी, स्टेशन से दुकान तक, दुकान से इस घर तक, और घर से अब इस कमरे तक। यह कमरा अब मेरा किला था, छोटा पर मजबूत। अगले दिन मैंने अपने खर्च का हिसाब और सख्त कर दिया। सुबह का नाश्ता सादा, दोपहर का खाना हल्का और रात को सिर्फ सूप। रोशनी कम, पर उतनी ही कि पढ़ सकूं। बिजली का बिल घटने लगा और पेंशन का हिस्सा बचने लगा। यह बचत छोटी थी, लेकिन हर महीने का एक ईंट थी, मेरे आत्मनिर्भर दीवार की।
एक शाम बाहर बारिश शुरू हो गई। आंगन में पानी भरने लगा और तुलसी की क्यारी के पास कीचड़ हो गया। मैं बाहर गया और नाली साफ करने लगा ताकि पानी बह सके। तभी अर्जुन बाहर आया, छाता लेकर। उसने कहा, पापा रहने दीजिए, मैं कर देता हूं। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। नहीं बेटा, ये मेरा आंगन है, इसे साफ करना भी मेरा ही काम है। उसने कुछ कहना चाहा, पर फिर चुप रह गया। हम दोनों पानी की धार देखते रहे, जो नाली से निकलकर गली में चली जा रही थी, जैसे कोई पुरानी बात आखिरकार घर से बाहर निकल रही हो। बारिश थमने के बाद मैं कमरे में लौटा। रेडियो पर पुराने गीत बज रहे थे, वो गीत जो मेरे जवानी के दिनों में दुकानों के सामने बजते थे। गीत का हर शब्द किसी भूले हुए मौसम की तरह लौट रहा था, और मैं उन मौसमों में बिना किसी बोझ के घूम रहा था। रात के आखिरी पहर मैंने खिड़की खोली। बाहर चांदनी में आंगन चमक रहा था, बारिश के पानी से धुला, जैसे बिल्कुल नया। मैंने गहरी सांस ली और मन में एक वाक्य उभरा, कुछ भी स्थायी नहीं सिवाय उस शांति के जिसे तुम अपने भीतर पन पाते हो। मैंने सिर झुका लिया, जैसे उस वाक्य को भी अपने भीतर सुरक्षित रख लूं, ठीक वैसे ही जैसे नियम का पत्ता किताब के बीच रखा था। बाहर से कोई आहट नहीं थी, पर भीतर एक स्थिर संगीत था, वही जो रेडियो से आ रहा था और अब मेरी सांसों में मिल गया था। सुबह की धूप नीम की पत्तियों पर जमकर जैसे किसी अदृश्य जाल में फंसी रही, और हवा में गीली मिट्टी की महक अभी भी रात की बारिश का आखिरी अक्षर बचाए हुए थी। मैंने आंगन में झुककर तुलसी की मिट्टी को उंगलियों से हल्का सा कुरेदा, जड़ों तक थोड़ी हवा पहुंचे। ये मेरा छोटा सा रोज का संस्कार था, जिसे मैं बिना शोर निभाता आया हूं। केतली छड़ी, भाप उठी, और पहले घूंट में वही कच्चा पर सच्चा स्वाद। मैं चौखट पर बैठा रहा, आंखों के सामने गली का धुंधलापन धीरे धीरे साफ होता रहा। दूधिये की घंटी, बच्चों की स्कूल बस की सीटी, और दूर स्टेशन से आती ट्रेन की एक लंबी सांस, हर आवाज अपने काम में लगी थी। मैंने भी अपने काम का नाम मन में धीरे से रखा, स्थिर रहना और वहीं से चलना जहां मेरी रीढ़ ने वर्षों तक अपने कदमों का भरोसा जमा किया है। घर के भीतर गतिविधियों का अपना अलग समय सारिणी चल रहा था। रसोई की खनक, फोन पर आधी दबी बातचीतें, अलमारी की जिप का आना जाना। इस संगीत में बीच बीच में कागजों की सरसराहट भी जुड़ जाती, वह सरसराहट जिसे सुनते ही मेरे भीतर किसी पुरानी फाइल की खुशबू उठती। मैं अपने कमरे में गया। मेज पर रेडियो रखा था, डायल घुमाया, आवाज हल्की रखी। पुराने गीत धीरे धीरे कमरे की दीवारों पर टकते गए, जैसे किसी स्मृति की पोटली को बिना खोले उसकी महक पहचान ली जाए। इस धीमे संगीत के बीच मैं अपनी पासबुक, छोटे खर्चों की सूची और दवाइयों के पत्ते क्रम से रखता रहा। हर कागज का अपना ठिकाना, हर ठिकाने का अपना अर्थ। दोपहर तक घर का मौसम बदल गया। बाहर से आती धूप तेज हुई, भीतर से आती बातें और तेज। सलाहों की परतें उठीं, कभी खर्च घटाने के नाम पर, कभी जगह की कमी के बहाने, कभी किसी और शहर में बेहतर संभावना के संकेत पर। मैंने इन परतों को हवा में तैरते देखा। वे हल्की थीं, पर उंगलियां फैलाकर पकड़ने पर भी पकड़ में नहीं आती। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने कमरे की खिड़की थोड़ी और खोल दी। हवा का रास्ता साफ रहे। भीतर का निर्णय कब का बना हुआ था, उसे किसी घोषणा की जरूरत नहीं थी। उस शाम मैंने मंदिर तक की पगडंडी चुनी। रास्ते में छोटे बच्चे स्कूल से लौटते दिखे, बस्ते डीले, जूतों पर धूल, चेहरे पर भूख और हंसी की मिलीजुली रेखा। मैं धीमे रहा, ताकि उनके बीच से निकलता समय मुझे भी अपना हिस्सा दे। मंदिर की सीढ़ियों पर धूप का आखिरी टुकड़ा ठहरा था। मैंने दिया जलाया, हथेलियां उस गर्मी पर रखीं और आंखें थोड़ी देर बंद कीं। प्रार्थना फिर वही, मेरी चुप्पी को अर्थ मिले। वह किसी के विरुद्ध हथियार नहीं, मेरे भीतर की दीवार बनकर खड़ी रहे, जो आंधी को भीतर तक नहीं आने देती। लौटते समय मैंने गली के मोड़ पर एक पोस्टर देखा, संध्या कक्षा, पास के ट्रस्ट द्वारा, उन बच्चों के लिए जिन्हें घर में पढ़ने के लिए जगह या सहारा नहीं। मैंने उस पोस्टर पर उंगली से तारीख और समय पढ़ा। शाम के घंटे, सप्ताह के कई दिन। अंदर एक हल्का सा कंपन हुआ, वही जो नियम की टहनी पर हवा लगने से होता है। मैंने कदम धीमे नहीं किए, बस मन ने उस कागज की स्याही को अपनी स्मृति में रख लिया। अगले दिन मैंने घर के भीतर अपने हिस्से के कमरे से बाहर की तरफ एक छोटा सा मार्ग अधिक खुला रखा। शाम ढली, रेडियो धीमी धुन पर चला,
और मैं आंगन में बैठा। गली में वही बच्चे गुजरते रहे, कुछ शरारती, कुछ थके, कुछ उत्साहित। मैंने मन ही मन उस पोस्टर की स्याही को फिर पढ़ा और अपने भीतर की मेज पर एक खाली पंक्ति छोड़ दी, उसी पर जहां मैं दैनिक खर्च लिखता हूं। रात को नींद से पहले वह खाली पंक्ति भर गई। एक नाम, एक समय और घर के आंगन का अर्थ थोड़ा सा नया। सुबह जब मैं तुलसी में पानी दे रहा था, भीतर कुछ हल्की आहटें थीं, जैसे बात करने से पहले शब्द अपनी बनावट आजमा रहे हों। दोपहर तक वे शब्द आकार लेकर बाहर आए। जगह, समय, शांति और सुविधाएं, ये सब एक वाक्य के भीतर खड़े हो गए। मैंने वाक्य के आगे की जगह पर अपना पुराना सिर हिलाना रख दिया, धीमा पर स्पष्ट। उसी सिर हिलाने में मेरा अर्थ था कि घर में शाम के घंटे मेरे हैं, दिए के साथ, हवा के साथ और उन कदमों के साथ जो आंगन पार कर किसी मेज तक पहुंचकर अपनी कॉपी खोलना चाहते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, फिर भी कहा, क्योंकि कागज पहले ही बोल चुके थे। जो बोलना था, कानून की स्याही ने बोल दिया था। मेरा जीवन काल, मेरा कमरा, मेरा आंगन, मेरा दिया। उसके बाद जो बचेगा वह औरों के लिए रोशनी बनेगा। यही मेरी चुप्पी का निर्णय था। शाम के पहले दिन गली के दो बच्चे सबसे पहले पहुंचे, कंधों पर बस्ते डीले, आंखों में संकोच। मैंने चौकी आगे खिसकाई, आंगन में दरी बिछाई और मेज पर एक एक पानी का गिलास रखा। दीवार पर टंगी घड़ी की सेकंड हैंड धीरे धीरे घूमती रही, जैसे समय भी अपनी चाल मेरे कदमों के हिसाब से रखने लगा हो। ट्रस्ट से आई युवती ने धीरे आवाज में पढ़ाना शुरू किया, अक्षर, अंक और बीच बीच में छोटे छोटे सवाल। घर के भीतर उस समय रसोई की खनक हमेशा से थोड़ी अलग सुनाई दी, जैसे बर्तनों ने भी अपनी आवाज को संयत कर लिया हो। मैं चौखट के साए में बैठा रहा, रेडियो बंद। शाम की धुन अब कलम की खरोंच और बच्चों की धीमी पड़त थी। यह धुन मेरे लिए किसी भजन की तरह थी, अर्थ के साथ, शांति के साथ। दूसरे दिन बच्चों की संख्या बढ़ी, तीसरे दिन और बढ़ी। चौथे दिन दरी के किनारे को भीतर तक खिसकाना पड़ा, आंगन से कमरे की दहलीज तक। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खुला रखा ताकि हवा के साथ अर्थ भी आ जा सके। दिए का स्थान थोड़ा खिसका, तुलसी के पास से दीवार के उस कोने तक जहां धुआं बिना निशान छोड़े ऊपर की ओर उठ सके। आदतों की दीवारें लचीली निकलीं, उन्होंने अपना रंग हल्का किया, गिरना नहीं चुना। मैं हर शाम उसी सलीके से चाय बनाता, ट्रस्ट की युवती के लिए एक कप रखता और बच्चों के लिए पानी। किसी ने धन्यवाद नहीं कहा। उनके माथे की पसीने की नमी और आंखों की चमक में वह अर्थ अपने आप लिखा था। मुझे किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। मैंने वही किया जो वर्षों तक करता आया, काम को शब्दों से आगे रखना। घर के भीतर धीरे धीरे एक और मौसम उभरा। जिनके कदमों में पहले तेजी और कागजों में साहस था, उनके कदम अब दहलीज पर ठहरते, जैसे भीतर की कक्षा का स्वर उनके निर्णयों के कोनों पर आकर बैठ गया हो। सलाहें अब कम हुई, उनकी जगह एक मौन जिज्ञासा ने ले ली। यह जिज्ञासा मेरे लिए नई नहीं थी। मैंने इसे दुकान के दिनों में ग्राहकों की आंखों में देखा था, जब वे कपड़े की तह में गिरह ढूंढते और फिर अपनी हथेली से उसे समतल करते। यहां गिरह कागजों में नहीं, मन में थी। समतल करना बाहर से संभव नहीं, भीतर से होता है, और भीतर से होता है तो आवाज भी नहीं होती। कुछ दिन बाद ट्रस्ट की तरफ से एक छोटा सा बोर्ड आया, संध्या अध्ययन केंद्र, समय शाम के घंटे, स्थान आंगन। बोर्ड को लगाने के लिए दीवार पर 2 छोटे कील चाहिए थे। मैंने हाथ में हथौड़ी ली, पुरानी पर विश्वसनीय। कील की पहली चोट में दीवार ने हल्की आवाज की, मानो पूछ रही हो कि यह नई पहचान कैसी लगेगी। मैंने दूसरी चोट हल्की रखी, दीवार को भरोसा दिया कि यह नाम किसी के हिस्से को कम नहीं करेगा, बल्कि बची हुई रोशनी को दिशा देगा। बोर्ड टगा और मैंने कदम भर पीछे हटकर उसे देखा। उसमें मेरा नाम नहीं था, फिर भी था, क्योंकि दीवार की ईंटों में मेरे वर्षों का पसीना सूखकर नमक सा चमक रहा था। मुझे नाम की जरूरत नहीं थी, मुझे केवल अर्थ चाहिए था, जो अब सामने था, काले अक्षरों में, सफेद पृष्ठभूमि पर। गली में यह बात फैलती देर नहीं लगी। शाम होते ही बच्चों के साथ 2-3 माताएं भी दहलीज तक आईं, कुछ झिझकती, कुछ आभारी, कुछ बस देखने। उनके कदमों की धूल आंगन की मिट्टी में मिलकर एक नया रंग बनाने लगी। मुझे यह रंग पसंद आया। इसमें त्योहार का चटक नहीं, रोज की रोटी का भरोसा था। घर के भीतर से उस समय रसोई की खनक भी बदली, जैसे कोई अनदेखा समझौता दीवारों के पीछे खामोशी में लिखा जा रहा हो।
लंबे वाक्यों के बिना, छोटी स्वीकृतियों के साथ। मैंने इस समझौते पर अपनी तरफ से दिए कि लौ सीधी रखी। इतना ही पर्याप्त था। एक शाम वह क्षण भी आया जिसका मैं कई दिनों से इंतजार नहीं, बस अनुमान करता था। भीतर से कदम आए, दहलीज पर ठहरे और मेरी ओर मुड़े बिना बस एक छोटा वाक्य हवा में छोड़ा गया कि शाम का समय शोर करता है, थकान बढ़ती है और घर को घर रहने देना चाहिए। मैंने उस वाक्य को पकड़ने की कोशिश नहीं की, उसे हवा में थोड़ा और तैरने दिया। फिर चौकी पर से उठकर फाइल की वह कॉपी निकाली जिसमें लाल मुहर साफ थी। मैंने उसे खोला नहीं, केवल ऊपर की पंक्तियां याद कीं। जीवन काल तक मेरा रहने और उपयोग का अधिकार, और उसके बाद घर का अर्थ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया, उसी मुद्रा में जिसमें किसान बीज मिट्टी पर रखकर अपनी हथेली हटाता है। मिट्टी अपना काम करती है, बीज को ढकना, नमी देना और समय पर अंकुर फूटने देना। मेरे हिस्से का काम पूरा था, अब अर्थ का मौसम अपना था। रात को जब सब थम गया, मैं खिड़की के पास बैठा। नीम की टहनियों पर हवा का धीमा हाथ था और दूर कहीं किसी शादी के बैंड की धुन हवा में बिखरती फिर लौट आती। मैंने रेडियो नहीं चलाया। कमरे में बच्चों की पड़त की बची हुई गूंज ही पर्याप्त थी। किताब के पन्ने पलटने की खराश, कलम की खरोंच और बीच बीच में किसी अंकगणित की हल्की सी खुशी। इन आवाजों में मुझे अपने पुराने दिनों का श्रम सुनाई दिया। स्टेशन की रातें, दुकान की कुंडी और इस घर की ईंटें, सब अब एक धुन में थे, धीमी पर भरोसे की। अगली सुबह मैंने पासबुक की पंक्तियों में एक छोटी सी रकम और जोड़ी, दिए के घी के लिए, दरी की धुलाई के लिए और बच्चों की कॉपियों के लिए। यह रकम बड़ी नहीं थी, पर हर महीने का एक अक्षर था, जैसे नाम की वर्तनी धीरे धीरे और साफ होती जाए। बैंक के काउंटर पर नीली स्याही में उभरता अंक मुझे यह याद दिलाता रहा कि आत्मनिर्भरता किसी चुनौती का उत्तर नहीं, किसी निर्णय का ठहराव है। मैंने काउंटर से मुड़ते हुए वही शांत सांस ली जो मैं वर्षों से लेता आया हूं, लंबी पर चुप। घर लौटकर मैंने तुलसी के पास दिया रखा, बाती सीधी की और लौ को स्थिर होते देखा। लौ की छोटी सी देह में मैंने कई बड़े अर्थ देखे। अन्याय का शोर जिसमें घुलकर अर्थ हो जाता है, अधिकार का अहंकार जिसमें धीरे धीरे नम्रता उतरती है, और उस नम्रता में आने वाली शांति। मैंने दिया थोड़ा भीतर खिसकाया ताकि हवा सीधे न लगे। आदतें फिर लचीली हुईं। आंगन में दरी बिछ गई, घड़ी ने शाम के घंटे पकड़े और गली के कदम फिर मेरे घर की ओर मुड़े। इस बार मैं चौखट के साए में नहीं, दरी के किनारे बैठा। मेरी हथेलियां घुटनों पर थीं, सीधी उभरी नसों के साथ, जैसे वर्षों का श्रम अब विश्राम में भी सतर्क है। बच्चों ने कॉपियां खोलीं, कलमें चलीं और हवा में अक्षरों की एक पतली सी पगडंडी बन गई। मैंने उस पगडंडी पर अपने भीतर की नजर रखी। यही मेरी यात्रा थी, यही मेरी शांति। रात को बत्ती बुझाकर जब मैं लेटा तो छत की दरारें मुझे नदियों की तरह नहीं, खेतों की मेड़ों की तरह दिखीं, सीधी संभली हुई, जिन पर चलकर किसान अपने बीजों तक पहुंचता है। मैं उन मेड़ों पर चला, धीमे धीमे, और भीतर वही वाक्य फिर एक बार रखा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया, और उसी झुकने में, बिना शोर बिना दावा, मेरा घर अपने सबसे सच्चे अर्थ में बदलना शुरू हो गया। दीवारों से छत तक, आंगन से कमरे तक और कमरे से मेरे मन तक, जहां किसी लाल मुहर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अर्थ पहले से लिखे होते हैं, बस पढ़ना सीखना होता है। अगली सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, मैं अपने बिस्तर से उठकर आंगन में आ गया। हवा में हल्की ठंडक थी और पत्तों पर ओस के मोती अब भी चमक रहे थे। मैंने तुलसी में पानी डाला और कुछ देर उसकी पत्तियों को देखता रहा, जैसे उनमें कोई पुराना जवाब लिखा हो जो मैं सालों से पढ़ता आया हूं। भीतर रसोई से बर्तनों की धीमी खनक आ रही थी। वह आवाज अब मेरे लिए घड़ी की टिक टिक जैसी थी, निरंतर, स्थिर और समय को मापने का एक निजी तरीका। रेडियो की आवाज हल्की थी और मैं पासबुक के पन्नों पर उंगलियां फेरते हुए सोच रहा था कि आने वाले दिनों में बच्चों की कॉपियों और पेंसिल का इंतजाम कैसे करूं। यह कोई बोझ नहीं था, बल्कि किसी बाग में नन्हे पौधों के लिए पानी भरने जैसा काम था। मैं जानता था कि ये पौधे मेरे नाम के नहीं होंगे, लेकिन उनकी हरियाली में मेरा अंश छिपा रहेगा। उस दिन शाम को जब बच्चे आए, उनके चेहरों पर रोज से ज्यादा चमक थी। शायद स्कूल में किसी ने तारीफ की थी, या हो सकता है उन्होंने कोई नया शब्द सीख लिया हो। ट्रस्ट की युवती ने हंसते हुए मुझसे कहा,
कि अब बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। वे एक दूसरे से पहले जवाब देने की कोशिश करते हैं। मैं मुस्कुराया, लेकिन भीतर कहीं यह भी सोचने लगा कि प्रतिस्पर्धा की यह चिंगारी अगर सही दिशा में बहे तो रोशनी बनेगी, और अगर गलत दिशा में तो धुआं। इसलिए मैंने चुपचाप तय किया कि कभी कभी मैं भी बैठकर उनके साथ जोड़ घटाव करूंगा, ताकि वे समझें कि बड़ा होना केवल उम्र का बढ़ना नहीं, बल्कि संयम और सहयोग सीखना भी है। रात में खाने के बाद घर के भीतर एक अजीब सी शांति थी। कोई बहस नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस हल्की सी बातें, जैसे दीवारें भी थक गई हों और आराम चाहती हों। मैं अपने कमरे में बैठा, एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें कई साल पहले लिखे नोट्स थे, दुकान के हिसाब, त्योहारों पर ग्राहकों की बकाया रकम और अर्जुन के स्कूल के पहले दिन की तारीख। पन्नों के कोनों पर हल्की सी पीली परत चढ़ गई थी, लेकिन स्याही अब भी साफ थी। मैं एक पन्ने पर रुका, उस दिन का जब अर्जुन ने पहली बार बिना पकड़े साइकिल चलाई थी। मैंने तारीख के पास लिखा था, आज उसने पंख उगाए। अब सोचता हूं, शायद पंख उगाने का मतलब उड़ना ही नहीं, बल्कि कभी लौटकर छांव देने की समझ भी होना चाहिए। कुछ दिनों बाद आंगन में बच्चों की संख्या इतनी बढ़ गई कि मैंने बगल वाले कमरे का दरवाजा खोल दिया। वहां पुरानी अलमारी थी, जिसमें मेरे कपड़े और कुछ बक्से रखे थे। मैंने अलमारी दीवार की तरफ खिसकाई और बक्सों को ऊपर नीचे करके जगह बना दी। अब वहां 4 और बच्चे आराम से बैठ सकते थे। ट्रस्ट की युवती ने कहा कि यह बहुत मदद करेगा। मैंने बस सिर हिला दिया, जैसे कोई मामूली बदलाव हो, लेकिन भीतर से यह बदलाव बड़ा था। यह मेरे निजी दायरे को साझा करने का पहला कदम था। शाम को बच्चों की पढ़ाई के बीच एक छोटा सा हादसा हुआ। एक बच्चे की पेंसिल टूट गई और वह रोने लगा। मैं पास गया, अपनी दराज से एक नई पेंसिल निकाली और उसके हाथ में दी। उसने आंसू पोंछकर मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे हल्का सा मुस्कुरा दिया। वह मुस्कान किसी भी धन्यवाद से ज्यादा गहरी थी। उसमें भरोसा था, और शायद यह भरोसा ही सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो शब्दों से नहीं, नजरों से मिलता है। एक हफ्ते बाद ट्रस्ट की तरफ से कुछ नई किताबें आईं। चमकीले कवर, बड़े अक्षर और चित्रों से भरी पन्ने। बच्चों की आंखें उन्हें देखते ही चमक उठीं। युवती ने कहा कि अब वे कहानियां भी पढ़ेंगे, सिर्फ पाठ्य पुस्तकें नहीं। मैंने सोचा कि कहानियां बच्चों के लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने वाली छोटी छोटी लालटेन होती हैं। वे अंधेरे में भी रोशनी देती हैं, और यह रोशनी किसी भी सरकारी योजना या बड़े स्कूल की फीस से ज्यादा असरदार होती है। घर के भीतर भी अब कुछ बदलाव महसूस होने लगे थे। पहले जहां शाम का समय एक तरह से दूरी और खींचतान का कारण था, अब वही समय एक अलग लय ले आया था। कभी कभी कविता भी बच्चों को देखती और उनकी धीमी आवाज में कुछ पूछ लेती। ये छोटा सा इशारा मेरे लिए बहुत था, क्योंकि यह दिखाता था कि शायद भीतर कहीं एक कोना अब इस बदलाव को स्वीकारने लगा है। एक दिन अर्जुन ने भी मुझसे पूछा कि बच्चे कितने आते हैं और क्या यह सब संभालना मुश्किल होता है। उसकी आवाज में आलोचना नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। मैंने शांत स्वर में कहा, मुश्किल तो नहीं, लेकिन जिम्मेदारी है। उसने बस इतना कहा, अच्छा, और कमरे से निकल गया। यह अच्छा मेरे लिए किसी मुहर से कम नहीं था। महीने का अंत आया और मैंने पासबुक में फिर से बच्चों के लिए थोड़ी रकम रखी। इस बार मैंने सोचा कि अगली बार उन्हें कुछ रंगीन पेंसिल दिला दूंगा, ताकि वे चित्र भी बना सकें। पढ़ाई सिर्फ अक्षरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उसमें रंग भी होना चाहिए। उस रात मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठा और सोच रहा था कि यह सब मैंने क्यों शुरू किया। जवाब सीधा था, क्योंकि चुप्पी हमेशा खालीपन नहीं होती। कभी कभी यह जमीन होती है जिस पर कुछ नया उगता है, और मेरा यह आंगन अब सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि उन बच्चों का भी था जो यहां आकर अपने सपनों के बीज बोते थे। गली में लोग अब मुझे अलग नजरों से देखने लगे थे। पहले जो लोग सिर झुकाकर गुजरते थे, अब हल्की मुस्कान देते। कुछ पड़ोसी तो अपने बच्चों को भी भेजने की बात करने लगे। ये बदलाव धीरे धीरे था, लेकिन यह दिखाता था कि रोशनी फैलने लगी है। एक शाम जब कक्षा खत्म हुई, एक छोटा बच्चा मेरे पास आया और बोला, दादा, कल आप भी हमें कहानी सुनाना। मैं हंस पड़ा और सिर हिलाकर हामी भर दी। उस पल मुझे लगा कि मैं सिर्फ उन्हें पढ़ना लिखना नहीं सिखा रहा, बल्कि एक रिश्ता बना रहा हूं जो खून के रिश्ते से अलग है, लेकिन उतना ही गहरा।
मैंने उस रात सोचा कि कल कौन सी कहानी सुनाऊं। शायद वह कहानी जो मेरे पिता मुझे खेतों में काम करते हुए सुनाते थे, एक पेड़ की जो अपनी छांव सबको देता था, चाहे उसे पानी देने वाला कोई हो या न हो। और शायद अंत में मैं उन्हें यह भी कहूंगा कि हर इंसान के भीतर एक पेड़ होता है, बस उसे काटने के बजाय बढ़ाना चाहिए। इस तरह धीरे धीरे, बिना शोर किए, मेरा आंगन एक छोटे से स्कूल में बदल रहा था। और मैं जानता था कि यह सफर अभी लंबा है, लेकिन अब यह सफर अकेला नहीं था। इन छोटे छोटे कदमों के साथ हर दिन कुछ नया जुड़ रहा था, और यह जोड़ना ही असली जीत थी। सवेरे की हवा में अदृश्य ठंडक थी, पर उसमें एक साफपन भी घुला था, जैसे रात के सारे धुंधल के किसी पतली धार से बहकर कहीं दूर निकल गए हों। मैं आंगन में आया, तुलसी की मिट्टी को हथेलियों से छुआ और पानी की कटोरी से 2 बार हल्का हल्का डाला। पत्तियां झुकीं, फिर सीधी हुईं, ठीक वैसे जैसे मन किसी कठिन निर्णय के बाद अपना संतुलन पहचानता है। रसोई में बर्तनों की रुनझुन आज जरा धीमी थी। उस धीमेपन में मैं एक अनकही सावधानी सुन पा रहा था। मैंने केतली चढ़ाई, भाप उठी, और पहले घूंट ने जीभ पर वही कच्चा सच्चा स्वाद छोड़ा। रेडियो आज बंद था। मुझे कमरे की दीवारों में कल शाम की पढ़ाई की बची हुई गूंज सुननी थी। कलम की खरोंच, अक्षरों की धीमी पगडंडी और पल पल जन्म लेती समझ की छोटी छोटी सांसें। ट्रस्ट की युवती ने बताया था कि रविवार को एक छोटी सी बैठक होगी, उसी आंगन में जहां संध्या कक्षा चलती है। वे कुछ किताबें और एक बक्सा छोड़ना चाहती थीं, चौक, कॉपियां और दिया स्टैंड, ताकि शाम को हवा से लौ सीधे न बुझ जाए। मैंने बस सिर हिलाया था। नाम की फलक मैंने पहले ही अनसुनी कर दी थी। दीवार पर टंगा बोर्ड मेरे लिए पर्याप्त था। काले अक्षरों में सफेद शांति। भीतर की किसी परत में फिर भी एक हल्की सरसराहट उठी रही, जैसे नीम की टहनी पर चिड़िया बैठकर थोड़ी देर के लिए पत्तियों को टटोल ले। दोपहर ढली तो गली में धूप चौकोर चौकोर टुकड़ों में उतर आई। बच्चों के कदम शाम से पहले ही आंगन की ओर मुड़े। शायद उन्हें बक्से का इंतजार था। मैंने दरी झाड़ कर ठीक की, मेज पर पानी के गिलास रखे और दिए की बाती थोड़ी सीधी की। घर के भीतर से कदमों की एक और धुन आई, इस बार धीमी, थमी हुई। दहलीज पर कुछ पल ठहराव रहा। मेरे कमरे की खिड़की आधी खुली थी। हवा ने पर्दे को हल्का सा उठाया, फिर छोड़ दिया। उन उठते छूटते किनारों में मुझे वर्षों की एक पूरी कथा दिखाई दी। दौड़ते कदम, पलटती पीठें, और वही दरवाजे जिन पर हमने बिना दस्तक के भीतर जाना सीख लिया था, या फिर कभी लौटकर खड़े हो गए थे। शाम की बैठक छोटी और सरल रही। बक्सा खुला, अंदर से चौक, नई कॉपियां और एक छोटा सा धातु का स्टैंड निकला। युवती ने बक्से को दीवार के पास रखा और कहा कि अब रोशनी स्थिर रहेगी। बच्चों की आंखों में जो चमक थी वह मुझ तक आई और मेरे भीतर किसी पुराने कमरे को रोशन कर गई। वही कमरा जिसमें कभी दुकान के बंद होते समय मैं अगले दिन का हिसाब जोड़ता था। अब उस कमरे में हिसाब नहीं, अर्थ रहा। बैठक के अंत में बच्चों ने एक एक कर कॉपी उठाई। किसी ने प्रश्न नहीं पूछा। प्रश्न कभी कभी अर्थ की रोशनी को कमजोर कर देते हैं। जो स्पष्ट हो उसे बस अपनाना होता है। 1-2 दिन ऐसे ही गुजरे। फिर एक दोपहर गली के मोड़ पर वह कार आकर रुकी जिसकी खिड़कियां हमेशा आधी छड़ी रहती थीं। भीतर से रियल एस्टेट की फाइल का वही सांचा उतरता दिखा। पांव में चमड़े के जूते, हाथ में सामान की चिन्ह भाषा। मैं चौखट के साए में था। आंगन में दरी अब भी तह में थी, शाम तक खुलनी थी। घर के भीतर धीरे धीरे एक परिचित खुरदरी ध्वनि उठी। कागज का मुंह खोलना, शब्दों को संवारना और वाक्य को इस तरह रखना कि वह अपना वजन दिखा सके। मैंने खिड़की के कांच से फिसलती धूप की धार को हथेली पर पकड़ा, फिर छोड़ दिया, जैसे किसी जिद्दी विश्वास को थोड़ी देर समझाकर उसके पास से हट जाना। काफी देर तक वहीं चलन रहा। किसी कमरे में, किसी मेज पर, किसी आवाज के सामने कागज का चेहरा। मैं अपनी जगह रहा। जब भीतर से कदम दहलीज तक आए, मैंने फाइल नहीं उठाई। मैंने सिर्फ आंगन की तरफ देखा। दरी की सिलवटें कहीं कहीं उभरी थीं। उन्हें शाम से पहले समतल करना था। कदम लौट गए। हवा में कोई निर्णय ठगा तो था, पर उसकी कील डीली पड़ चुकी थी। जो कील समय पर ठोकी न जाए, वह दीवार में खुद को खो भी देती है। मैं जानता था, मेरे पास जो कील थी वह लाल मुहर के साथ दीवार के भीतर जगह बना चुकी थी। उसे अब किसी और हथौड़ी की जरूरत नहीं थी। उस शाम संध्या कक्षा के बीच
बिजली कुछ पल को गई। बच्चों की पढ़त रुकी नहीं। उनके होंठों पर अभ्यास चल रहा था। 1 2 3 क ख ग और कलम की नोक कागज पर रास्ता बनाती रही। मैंने दिए को दीवार के कोने में स्टैंड पर रख दिया। लौ स्थिर हुई और कक्षाएं लौ की लय में फिर बह चलीं। बिजली लौटी तो दीवार पर लौ की परछाई थोड़ी देर टिक कर गायब हो गई। मैंने महसूस किया, कुछ परछाइयां लौट कर नहीं आती। वे अपना काम करके बिना दावा किए हट जाती हैं। अगले दिन ट्रस्ट से 2 लोग और आए। वे स्कूल के निरीक्षक नहीं, बस सहायक थे। उन्होंने बच्चों के लिखे पन्ने देखे, 2-3 को हल्की शाबाशी दी और मुझे एक छोटा कागज थमाया, एक आभार पत्र। उसमें मेरा नाम नहीं था, सिर्फ पता था और समय। मैंने पढ़ा, फिर मोड़कर बक्से के नीचे रख दिया। नाम से बड़ी बात कभी कभी पता होता है। जहां रोशनी हर शाम एक ही जगह जलाई जाए, समय के साथ वहां नाम अपने आप बनता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। घर के भीतर बदलाव का एक और सूक्ष्म मोड़ आया। रसोई की खनक अब कुछ तय घंटों पर धीमी पड़ जाती, उसी वक्त जब कक्षा चलती। यह धीमापन व्यवस्था का नहीं, समझ का था। उसके लिए कोई कागज नहीं, कोई मुहर नहीं। एक दिन मैंने पाया कि मेरे कपों के पास एक और कप रखा है, चाय थोड़ी मीठी, जैसे किसी और के स्वाद के लिए। ट्रस्ट की युवती ने वह कप उठाया और पढ़ाते पढ़ाते घूंट लिया। मैंने आंखों से धन्यवाद नहीं कहा, मुझे डर था कहीं शब्द इस छोटे समझौते का संतुलन न बिगाड़ दें। शांति का अपना वजन होता है, उसे उठाने के लिए हाथ नहीं, आदत चाहिए। कुछ ही हफ्तों में बच्चों की लिखावट सुधरने लगी और उनके अंकों में वह स्थिरता आ गई जिससे वे सवाल के आगे हड़बड़ाते नहीं। वही स्थिरता मेरी सांसों में भी उतरी। सुबह की चाय, दोपहर की धूप, शाम का दिया, तीनों एक धुन। इसी धुन के बीच एक दोपहर बैंक से संदेश आया, पेंशन जमा। मैं पासबुक लेकर गया, लाइन में खड़ा हुआ और काउंटर पर नीली स्याही में अंक उभरते देखता रहा। लौटते समय मैंने स्टेशन के पुल से नीचे पटरियों को देखा। गर्म धूप में वे चमक रही थीं। कभी उन पर बोझ था, अब वे दूर तक सीधी जाती दिखीं। मन में आया कि पटरियां भी उम्र के साथ सीखती हैं, उसी बोझ को कम शब्दों में ढोना। दिन ढलते ढलते वह रविवार आया जब ट्रस्ट ने बच्चों के लिए एक छोटा सा पाठ सुनाने की योजना बनाई। 2-3 पड़ोसी भी आ गए। किसी ने बच्चों की कॉपियां देखीं, किसी ने दिए की लौ की तरफ हाथ रखकर गर्माहट परखी। बैठक के अंत में युवती ने एक पतली सी पट्टी बाहर से लाई, टिन की, जिस पर हाथ से रंग चढ़ाया गया था। उस पर कोई नाम नहीं, बस लिखा था, शाम का आंगन। उसने पूछे बिना उसे नीम के तने से तालमेल में दीवार के पास टिका दिया। न कील न गोंद, सिर्फ टिकाना। मुझे लगा यह टिकाना ही उसका सही स्थान है। आवश्यकता हो तो उठाया जाए, हवा तेज हो तो भीतर ले आया जाए। दीवार पर स्थायी फलक नहीं, जीवन में चलते चलते साथ रहने वाला संकेत। मैंने सिर झुका लिया। उस संकेत में मेरे वर्षों का संक्षेप घुला था। उसी शाम जब बच्चे चले गए और आंगन में केवल दरी की बची हुई गर्माहट रह गई, दहलीज पर रुकते कदम फिर सुनाई दिए। इस बार बिना फाइल, बिना खांसी। कमरे की ओर लौटते हुए मैंने वे कदम बहुत धीरे मुड़ते महसूस किए, जैसे किसी ने अपनी ही आवाज का भार पहली बार पूरी तरह सुना हो। भीतर के कमरे में मेरी कुर्सी पर हल्का सा ठहराव आया। शब्द नहीं निकले, सिर्फ किसी कप की तले से चीनी का दाना चिपकने की आवाज और मेज पर रखे रेडियो के नॉब का एक सूक्ष्म सा घुमाव। रेडियो चालू नहीं हुआ, बस उस घुमाव में किसी पुराने संगीत का स्मरण भरा रहा। मैं खिड़की पर खड़ा रहा। नीम की टहनियां बिना हवा के भी हल्की सी कांपी। कभी कभी घर की हवा हमसे पहले समझ लेती है कि कौन सा मौसम आ चुका है। रात को बत्ती बुझाकर जब मैं लेटा तो छत की दरारें इस बार बिल्कुल स्थिर दिखीं, न नदियों की तरह न मेढ़ों की तरह, बस रेखाएं जिनकी भाषा सीधी है, उधर से इधर और फिर रुको। नींद आने से ठीक पहले भीतर एक वाक्य जगा, वही जो कई महीनों से मेरे साथ चल रहा था। मैंने उसे फिर अपने सिरहाने रखा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया और उसी के साथ बहुत धीमे एक और वाक्य कहीं भीतर से उगा, झुकना हमेशा हार नहीं, कभी कभी यह बीज का तरीका होता है, मिट्टी पहचानने का। सुबह उठकर मैंने आंगन बुहारा। धूल के सूक्ष्म कण धूप में नाचते दिखे, प्रत्येक कण जैसे एक छोटी कहानी। तुलसी के पास दिए की बाती आज थोड़ी कम थी। मैंने उसे उंगली से सीधा किया। रसोई की ओर से
2 कपों की टकराहट आई। पहला मेरे लिए, दूसरा मैं ठहरा नहीं। दीवार पर टिकी पट्टी अपनी जगह पर थी। शाम का आंगन हवा के साथ हल्का सा हिलती, पर गिरी नहीं। मैंने हल्की मुस्कान को भीतर रखा, जैसे रेडियो में कोई स्टेशन बिना आवाज के सही फ्रिक्वेंसी पकड़ ले। दिन बीता, शाम आई, बच्चे आए, दरी भरी, कल में चली। गुलाबी सूरज दीवार पर चढ़कर धीरे धीरे नीचे उतरा। कक्षा के अंत में एक बच्चा अपने लिखे पन्ने के साथ मेरे पास ठहरा। उसने 2 पंक्तियां बिना अटकन पढ़ दी, अक्षर सीधे, शब्द साफ। उसने पन्ना सीने से लगाया, फिर मुझे दिखाया। मैं कुछ नहीं बोला। मेरी हथेली उसके सिर पर थी और उंगलियों के बीच से वह विश्वास बह रहा था जो किसी बैंक की स्याही से नहीं, किसी घर की मिट्टी से मिलता है। यही मेरी जीत थी, बिना नारे, बिना शोर। वही न्याय जो भीतर घटता है और बाहर सिर्फ रोशनी छोड़ जाता है। रात को खिड़की के पास मैंने दूर स्टेशन की लंबी सीटी फिर सुनी। इस बार वह सीटी थकी नहीं लगी, सीधी, स्थिर, पूरी सांस के साथ। मैंने आंखें बंद की। कोई पछतावा नहीं, कोई घमंड नहीं, सिर्फ वह पुल जो मैंने अपने कल और आज के बीच रखा था। उस पुल पर अब कदमों की एक और धुन जुड़ गई थी, छोटे छोटे पर साफ। मैंने मन ही मन तुलसी को प्रणाम किया और अंतिम वाक्य को धीरे से भीतर रखा। कभी कभी दीवारें मुहर से नहीं, बच्चों की आवाज से पक्की होती हैं, और जब आवाज पढ़ना सीख ले तो घर अपने आप घर हो जाता है। नाम चाहे जो हो, फलक चाहे जहां हो। बरसात का मौसम आ चुका था। आंगन में रखे गमलों की मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी और छत से टपकती बूंदें एक पुराने लोहे के ड्रम पर गिरकर धीमी लयबद्ध आवाज बना रही थीं। मैं चौकी पर बैठा, हाथ में पीतल का गिलास लिए गरम मसाला चाय पी रहा था। बाहर गली में बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी। उनके पांव की छप छप, भीगे कपड़े और खिलखिलाते चेहरे मानो इस मौसम का असली त्योहार हो। अब मेरे आंगन में आने वाले बच्चों की संख्या 15 से ऊपर हो गई थी। जगह कम पड़ने लगी थी, लेकिन मैंने मन में तय किया कि किसी को भी मना नहीं करूंगा। बस पुराने कपड़े और बक्से एक ओर खिसकाकर चारपाई दीवार से सटा दी थी। बरसात में फर्श पर चटाई बिछाना मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने पुराने तिरपाल निकालकर उन्हें सुखाया और हर दिन बच्चों के आने से पहले बिछा देता। ट्रस्ट की युवती, जो अब हफ्ते में 3 दिन आती थी, ने मुझे बताया कि कुछ बच्चों के घर वाले अब उन्हें पढ़ाई के लिए जरूरी सामान देने लगे हैं। पहले यह बात उनके लिए गैर जरूरी थी, लेकिन अब वे बदलाव देखने लगे हैं। मुझे यह सुनकर संतोष हुआ, क्योंकि असली काम केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं, बल्कि उनके घरों में उम्मीद जगाना है। एक दिन जब कक्षा चल रही थी, अर्जुन घर आया। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, पर शब्द नहीं मिल रहे। मैं चुपचाप बच्चों को पढ़ाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने ट्रस्ट की युवती से पूछा, आपको पता है ये सब कब तक चलेगा? युवती ने मुस्कुराकर कहा, जब तक जरूरत होगी। अर्जुन ने बस सिर हिलाया और अंदर चला गया। मैं समझ गया कि उसके मन में अब भी कई सवाल हैं, लेकिन कम से कम वह पहले जैसा विरोध नहीं कर रहा। बरसात की एक ठंडी सुबह, जब आसमान में बादल गहरे थे, एक छोटा लड़का रवि कक्षा में देर से आया। उसके कपड़े भीगे हुए थे और हाथ में किताबें लिपटी हुई थीं। उसने धीरे से कहा कि उसके घर की छत टपक रही थी, इसीलिए देर हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे आग के पास बैठाया और कपड़े सुखाने को दिया। उस दिन मैंने बच्चों को पढ़ाई की बजाय कहानी सुनाने का फैसला किया। एक किसान की, जिसने बरसों तक सूखे में भी अपनी जमीन को छोड़ा नहीं, और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। बच्चों की आंखें चमक उठीं, जैसे उन्होंने अपने ही भविष्य की झलक देखी हो। कुछ दिनों बाद ट्रस्ट से सूचना आई कि वे मेरे आंगन को एक छोटे सामुदायिक शिक्षा केंद्र के रूप में पंजीकृत करना चाहते हैं। इससे हमें किताबें, स्टेशनरी और शायद एक ब्लैक बोर्ड भी मिल सकता था। मैंने हामी भर दी, लेकिन भीतर एक हल्की चिंता भी थी। क्या इससे अर्जुन और कविता को लगेगा कि मैं घर को पूरी तरह बदल रहा हूं? पंजीकरण के बाद सचमुच बदलाव दिखने लगा। एक बड़ा ब्लैक बोर्ड आ गया, कुछ लकड़ी की बेंचें और बच्चों के लिए नई कॉपियां। जब पहली बार बच्चों ने उन बेंचों पर बैठकर अ आ ई लिखा, तो मेरा मन भर आया। ये वही आंगन था जहां कभी चुप्पी और बोझ का एहसास था, और अब यहां नई शुरुआत की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने इन बदलावों को दूर से देखा। एक शाम खाने के बाद उसने मुझसे पूछा, आपको इससे क्या मिलता है?
मैंने जवाब दिया। सुकून। वह कुछ देर चुप रहा और फिर कमरे से निकल गया। यह चुप्पी मेरे लिए अस्वीकृति नहीं, बल्कि स्वीकार का एक अधूरा रूप थी। बरसात खत्म होते होते बच्चों के बीच आपसी सहयोग भी बढ़ गया। वे एक दूसरे को किताबें उधार देने लगे और जो जल्दी सीख जाते वे दूसरों को समझाने में मदद करते। मैं देख रहा था कि यह केवल पढ़ाई का नहीं, बल्कि इंसान बनने का अभ्यास था। गांव के कुछ लोग अब खुले तौर पर मेरी प्रशंसा करने लगे थे। पहले जो सोचते थे कि यह सब समय की बर्बादी है, अब कहने लगे कि अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन मैं जानता था कि असली इनाम इन बच्चों के चेहरों पर था, जब वे कोई नया शब्द पढ़ लेते या गणित का सवाल हल कर लेते। एक दिन ट्रस्ट की युवती ने मुझे बताया कि शहर से कुछ लोग आ रहे हैं। वे यहाँ की प्रगति देखना चाहते हैं। यह मेरे लिए अजीब था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा आंगन किसी उदाहरण के तौर पर देखा जाएगा। उस दिन मैंने आंगन अच्छी तरह साफ किया, तुलसी में पानी डाला और बच्चों को साफ कपड़े पहनने को कहा। जब वे लोग आए तो बच्चों ने मिलकर उन्हें नमस्ते किया। मैंने उन्हें बताया कि कैसे यह सब शुरू हुआ, बिना किसी बड़े इरादे के, बस एक जरूरत के जवाब में। उनमें से एक महिला ने कहा, आपने जो किया वह किसी भी सरकारी योजना से बड़ा है, क्योंकि आपने दिल से किया है। शाम को जब सब जा चुके थे, मैं आंगन में बैठा था। हवा में हल्की ठंडक थी और कहीं दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। मैंने सोचा, शायद अर्जुन कभी नहीं समझ पाएगा कि यह सब मेरे लिए क्या मायने रखता है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो बीज मैंने यहां बोए हैं उनका फल देखने के लिए मुझे किसी की अनुमति नहीं चाहिए। और उस पल मुझे लगा, बरसात की बूंदों की तरह हर छोटा कदम मिलकर जमीन को हरा कर देता है। मैंने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, अब यह आंगन मेरा अकेला नहीं, बल्कि उनका भी है, जिनके पास अपने सपनों के लिए कोई जगह नहीं थी।